स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। भाई गिरिराज, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा पैर का दांव भाई पार्थ का मार्गदर्शन मिलने के बाद ही सफल हुआ? हेमंत भौचक्का रह गया। हाँ, गिरिराज ने सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो ये काफी विडंबना है। जब मैंने पहली बार भाई पार्थ के साथ अभ्यास करना शुरू किया तो वह जानबूझकर हाथ खींच रहे थे। मुझे लगा कि उनका कौशल सीमित है और मैंने सोचा कि क्या हमें आज रात कुछ हासिल होगा। फिर भाई पार्थ के पैर के दांव तेज होते गए। मैं अपने पैर के दांव से उनका बचाव कर ही नहीं पाया। सच कहूं तो अगर कल रात का यह अभ्यास नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मुझे ताड़ पैर के 12 चरण में पूर्णता के स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगता। ये कहते हुए उसे सौभाग्य महसूस हुआ। वह खुश था कि उसने कल रात तुरंत संदेश देखा, नहीं तो वह अवसर चूक जाता। तो ये बात है, भाई पार्थ शायद पहले तुम्हारी शक्ति का परीक्षण कर रहे थे। हाँ, कदम दर कदम। अगर वह शुरू से ही पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो अभ्यास का कोई मतलब ही नहीं रहता। हेमंत और बाकी सबने आह भरी। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई पार्थ न केवल तीरंदाजी में बल्कि पैर के दांव में भी कुशल होंगे। यहाँ तक कि भाई गिरिराज को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं जो पैर के दांव में माहिर हैं। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में इतने शक्तिशाली योद्धा बन गए। उनकी प्रतिभा भयावह रूप से अधिक है। यह अफसोस की बात है कि मैं मुक्केबाजी का अभ्यास करता हूँ, नहीं तो मुझे भी भाई गिरिराज की तरह भाई पार्थ का मार्गदर्शन मिल जाता। कौन नहीं चाहेगा? उनमें से कुछ ने उदास होकर आह भरी। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। भाई पार्थ, तुम आ गए। कुछ तो अपनी सीटों से उत्साह से खड़े भी हो गए। पार्थ अचंभित था, थोड़ा भ्रमित, क्या चल रहा है यहाँ? ओह, उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप बैठ गए। गिरिराज के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि पार्थ पैर के दांव में माहिर है। वे सभी मुक्केबाजी या हथेली के दांव का अभ्यास करते थे, इसलिए मार्गदर्शन मांगना कुछ हद तक अनुचित होगा। भाई पार्थ, गिरिराज आगे बढ़ा और झुका। भाई गिरिराज, तुम क्या कर रहे हो? पार्थ ने जल्दी से उन्हें उठाया, ये सोचकर कि इतना बड़ा इशारा क्यों। गिरिराज ने हाथ हिलाया। भाई पार्थ, तुम्हें नहीं पता, बरसों से मेरा पैर का दांव महान सफलता के स्तर पर अटका हुआ था, कभी पूर्णता की कगार तक नहीं पहुंचा। कल रात तुम्हारे साथ अभ्यास करने के बाद मैं वापस गया और मेरा पैर का दांव आखिरकार पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया। क्या सच में? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। पार्थ मुस्कुराया। असल में उन्हें कुछ सुझाव देने में कोई आपत्ति नहीं थी। बस इतना ही कि उन्होंने उनके जाने के बाद ताड़ पैर के 12 चरण सीखे थे। वास्तव में भाई पार्थ का मार्गदर्शन अमूल्य था। गिरिराज, नहीं जानता कि तुम्हें कैसे चुकाऊं। अगर भविष्य में भाई पार्थ को किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो गिरिराज अपनी पूरी जान लगा देगा। तुम बहुत दयालु हो भाई गिरिराज। पार्थ ने हाथ हिलाया और दूसरों को देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि हेमंत और बाकी लोग उन्हें देखकर इतने उत्साहित क्यों थे। चूंकि ऐसा था, वह भी शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। क्या यहाँ कोई मुक्केबाजी या हथेली के दांव में माहिर है? उनके शब्दों ने गिरिराज सहित सभी को चौंका दिया, जो पार्थ को आश्चर्य से घूर रहे थे। इसका क्या मतलब था? क्या भाई पार्थ न केवल पैर के दांव में बल्कि मुक्केबाजी और हथेली के दांव में भी उत्कृष्ट थे? भाई पार्थ, मैं हथेली के दांव का अभ्यास करती हूँ। तुलिका ने सबसे पहले जवाब दिया, अपना हाथ उठाते हुए। मैं भी हथेली के दांव का अभ्यास करती हूँ। मैं मुक्केबाजी का अभ्यास करता हूँ। मैं भी मुक्केबाजी का अभ्यास करता हूँ। बाकी लोग जल्दी से एक एक करके बोले। बहुत बढ़िया, तो क्या हम बाद में अभ्यास करें? पार्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा। औषधीय सामग्री को आने में कम से कम आधा दिन लगेगा। इस दौरान बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक और बुनियादी हथेली तकनीक में अपने स्तर में सुधार करना फायदेमंद होगा। उनमें से कुछ ने सिर हिलाया, मुर्गियों की तरह दाना चुगते हुए अपने दिलों में गहराई से आभारी महसूस कर रहे थे। भाई पार्थ इसे अभ्यास कह रहे थे, लेकिन यह असल में मार्गदर्शन था। पूरा दिन जल्दी से बीत गया। हेमंत और बाकी सब पूरी तरह से कायल हो गए थे और उन्हें बहुत लाभ हुआ था। शुरुआत में ये वास्तव में गिरिराज के कहने जैसा था। पार्थ की बुनियादी मार्शल आर्ट जबरदस्त थी, लेकिन समझ में आने वाली थी। हालांकि बाद में, यहाँ तक कि अपनी कुशल मुक्केबाजी और हथेली की तकनीकों का उपयोग करके भी वे उनका बचाव नहीं कर पाए। बेशक पार्थ ने भी बहुत कुछ हासिल किया। एक दिन में उन्होंने अपनी बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक और बुनियादी हथेली तकनीक को लगभग स्तर 25 तक बढ़ा दिया। हालांकि आगे सुधार करने के लिए उन्हें बुनियादी पैर तकनीक के साथ भी उसी समस्या का सामना करना पड़ा। प्रगति काफी धीमी हो गई। एक स्तर बढ़ने में कई घंटे लग गए। सुधार जारी रखने के लिए वह या तो और समय बिता सकता था, कई घंटों से एक दिन तक, फिर कई दिनों तक, या मजबूत विरोधियों की तलाश कर सकता था। पार्थ ने बाद वाला विकल्प चुना और मूल्यांकन पास करने के बाद संघ में मेमोरी शोधन योद्धाओं के साथ और यहां तक कि सच्चा सार स्तर के योद्धाओं के साथ भी अभ्यास करने की योजना बनाई। उन्हें विदा करने के बाद पार्थ सामने के डेस्क पर गया और 2 पैकेट एकत्र किए। एक हाथ में एक लेकर वह विश्राम कक्ष में लौट आया। उन्होंने पहले धनुष वाला पैकेट खोला। यह उनके पिछले धनुष के आकार के समान था, लेकिन भारी था, मोटे अंक थे और धनुष की डोरी 2 उंगलियों जितनी मोटी थी। फिर उन्होंने तीर निकाले, प्रत्येक 2 मीटर से अधिक लंबा और एक वयस्क की बांह जितना मोटा। प्रत्येक का वजन लगभग 10 पाउंड था। शायद सच्चे क्यूई का उपयोग किए बिना भी ये तीर कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों को एक ही शॉट में मार सकते हैं अगर वे महत्वपूर्ण अंगों पर वार करें। पार्थ ने खुद से फुसफुसाया। जहां तक रेंज की बात है, उन्हें इसका परीक्षण करना था। 200 पाउंड ड्रॉ वजन वाला धनुष 5 से 600 मीटर तक पहुंच सकता था।
लेकिन 10,000 पाउंड ड्रॉ वजन वाले धनुष की अधिकतम सीमा केवल 1,500 मीटर थी। ड्रॉ वजन को गुना करके रेंज का अनुमान लगाना सटीक नहीं था, हालांकि शक्ति काफी थी। अगला, पार्थ ने धनुष और तीरों को सावधानी से एक तरफ रखा और दूसरा पैकेट खोला। अंदर विभिन्न औषधीय सामग्री थी, प्रत्येक पर उनके वजन का लेबल लगा हुआ था, ठीक 125 हिस्से। वह औषधीय सामग्री को रसायन कक्ष में ले गया। कमरा विशाल था, जिसमें प्रायोगिक स्टेशन और विभिन्न कंटेनर लगे थे। केंद्र में एक ऊंचा रसायन भट्ठी खड़ी थी, जिसमें तापमान और समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण थे। मशीन की सहायता से इसने वास्तव में बहुत सारी परेशानियों को बचाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई पूरी तरह से आराम कर सकता था। प्रारंभिक तैयारी के लिए अभी भी रसायनज्ञ से मैनुअल प्रयास की आवश्यकता थी। इसके अलावा प्रक्रिया के दौरान अप्रत्याशित मुद्दों के मामले में रसायनज्ञ को उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता थी। पार्थ ने 13 प्रकार की औषधीय सामग्री को अलग किया, उन्हें एक संतुलन पैमाने के साथ मापा। शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोली को परिष्कृत करने के लिए शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोली के समान सामग्री की आवश्यकता होती थी, लेकिन अनुपात में सूक्ष्म अंतर के साथ। इसके अलावा परिष्करण के कदम और लौ के तापमान के नियंत्रण में थोड़ा अंतर था। जैसा कि कहा जाता है, 1 मिलीमीटर की चूक 1000 मील का गिरना, खासकर जब कई छोटे छोटे विसंगतियां जमा हो रही हों। 125 हिस्सों को विभाजित करने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू की, जो थकाऊ और समय लेने वाली थी। पार्थ को तैयारी पूरी करने और औपचारिक रसायन प्रक्रिया शुरू करने में 3 घंटे से अधिक का समय लगा। गोलियों के एक बर्तन में लगभग 1/4 घंटा लगा, जिसके दौरान वह लगातार लौ को समायोजित करता रहा। जब रसायन भट्टी से एक कुरकुरा ध्वनि निकली, तो पार्थ को पता चला कि गोलियां बन गई हैं। उन्होंने उपकरण बंद कर दिया और ढक्कन खोला। गोलियों की एक समृद्ध सुगंध तुरंत कमरे में भर गई, केवल इसे सूंघने से ही किसी का रक्त तरोताजा हो गया। पार्थ ने गोलियां निकाली और उन्हें गिना। 6 शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां और 4 शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां थीं। संभावना के आधार पर वहां अधिकतम 3 शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां होनी चाहिए थीं, लेकिन इस बार एक अतिरिक्त थी। यह मेरा सौभाग्य होना चाहिए। पार्थ मुस्कुराया, एक शीर्ष श्रेणी गोली उठाई और उसे निगल लिया। फिर दूसरी और तीसरी। आधे मिनट से भी कम समय में उन्होंने सभी 10 क्यूई रक्त गोलियां समाप्त कर दी। उनके संभावित अंक तुरंत लगभग 400,000 अंकों तक बढ़ गए। बुरा नहीं है, एक मेरिडियन सफलता के लिए पर्याप्त है। पार्थ ने अंकों को देखा। ये थोड़ा कम था, लेकिन प्रबंधनीय था। आखिरकार इन 10 गोलियों की लागत केवल 20,000 रुपये थी, बिजली की लागत को छोड़कर। अगर संघ से खरीदते हैं तो शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियों की कीमत 660,000 योगदान अंक होगी। हालांकि हर फायदे के अपने नुकसान हैं। लागत बचाने के दौरान समय को बचाया नहीं जा सकता था। प्रत्येक बैच में 1/4 घंटा लग रहा था। 125 हिस्सों में 1860 मिनट या 30 घंटे लगेंगे। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। कहने को कुछ नहीं था, बस जुट जाओ। 1/4 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 घंटे से अधिक बीत गए। अजीब है, मैंने आज सुबह भाई पार्थ को क्यों नहीं देखा? हेमंत नाश्ता ले जाते हुए चारों ओर देखा। वह शायद जल्द ही आ जाएंगे, है ना? गिरिराज हंसा। हाँ, वह जल्द ही यहाँ होंगे। तुलिका मुस्कुराई। कल पार्थ के साथ अभ्यास करने के बाद उसे बहुत सारी अंतर्दृष्टि मिली थी। बेशक ये गिरिराज की प्रगति से तुलना नहीं कर सकता था, जो व्यक्तिगत भाग्य पर भी निर्भर करता था। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी पार्थ अभी भी भोजन कक्ष में दिखाई नहीं दिए। अजीब है, क्या भाई पार्थ अभी तक नहीं उठे? उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। मुझे समूह चैट में पूछने दो। हेमंत ने अपना फोन निकाला और शाखा कार्यालय समूह चैट में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद वह बस थक गए हैं। तुलिका ने अनुमान लगाया, उन्होंने अकेले ही एक दिन पहले इतने सारे उच्च स्तर के भयंकर जानवरों का शिकार किया। कल हम सभी के साथ अभ्यास किया, उनका थकना सामान्य है। चलो पहले हम खुद प्रशिक्षण लें। सही है, बाकी सबने सिर हिलाया। हालांकि वे थोड़े निराश थे। उन्होंने सोचा कि वे उन्हें दोपहर तक देख लेंगे, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, उन्होंने अभी भी पार्थ को नहीं देखा। क्या हो रहा है? भाई पार्थ अभी तक क्यों नहीं उठे? हेमंत पूछे बिना नहीं रह सका। क्या वह प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण ले रहे होंगे? ऐसा नहीं लगता। मैंने देखा कि सभी 10 प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे खुले थे। क्या वह बाहर गए होंगे? जोहेब ने अचानक सुझाव दिया। इससे दूसरों के चेहरे तुरंत बदल गए। अध्यक्ष ने विशेष रूप से उन्हें 2 दिन पहले कुछ दिनों के लिए आधार में रहने के लिए कहा था, बिना किसी सटीक कारण के। पार्थ ने दूसरे गुट के कई लोगों को मार डाला था और वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। अगर पार्थ अब बाहर चले गए, क्या हमें अध्यक्ष से पूछना चाहिए? तुलिका चिंतित थी। अगर पार्थ सच में बाहर चले गए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हाँ, चलो अध्यक्ष से पूछते हैं। हेमंत ने तुरंत एक कॉल किया। क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या पार्थ बाहर गए? सुनील को यह मजाकिया लगा। नहीं, वह पूरे समय आधार में ही रहे हैं, बाहर नहीं गए। बाहर नहीं गए। उन सभी ने राहत की सांस ली। अध्यक्ष, हमने उन्हें पूरे सुबह क्यों नहीं देखा? क्या वह अभी भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं? पक्का नहीं, लेकिन वह रसायन कक्ष में गोलियां परिष्कृत कर रहे होंगे। सुनील ने अनुमान लगाया। पार्थ ने कल रात उससे चाबी ले ली थी और अभी तक वापस नहीं की थी। शायद वह अभी भी रसायन कक्ष में होगा। रसायन अक्सर नींद और भोजन को छोड़ने की मांग करता है, रात दिन काम करना। रसायन। वे चौंक गए, उनके दिमाग चकरा गए, पूरी तरह से हक्के बक्के महसूस कर रहे थे। रात ढलती है। सौभाग्यगढ़। सैकड़ों लोग एक आवासीय भवन के सामने बटेरों की तरह खड़े थे। उनके भाव भयभीत थे। उनके चारों ओर 20 से अधिक सशस्त्र गार्ड चौकसी कर रहे थे। करीब से देखने पर ये केवल परिधि के भीतर के लोग ही नहीं थे जो डरे हुए थे, यहां तक कि उन्हें घेरने वाले गार्ड भी चिंतित थे। कैप्टन दिनेश मर चुका है।
वह इस साधारण आवासीय भवन में मर गया। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु का तरीका भयानक था, सबसे अधिक संभावना एक हत्या। वह गौरव परिवार का सदस्य था, जो बहुत कुछ कहता है। अगर वह जागृत कुलीन जानता है कि उसका छोटा भाई यहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया, तब क्या होगा? क्या वह पूरे सौभाग्यगढ़ को उसके साथ दफन नहीं करेगा? कौन इसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत करेगा? तीसरी मंजिल पर एक कमरे में 2 शव पड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। शव पहले ही सड़ चुके थे, बदबू इतनी तेज थी कि किसी को पित्त की उल्टी हो सकती थी। विनोद ने पुरुष शव के चेहरे को देखा, उसका अपना चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि शरीर सड़ गया था, फिर भी वह एक नज़र में पहचान सकता था कि यह गौरव था। 2 या 3 दिन पहले एक अधीनस्थ उसके हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज लेकर आया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि कैप्टन दिनेश लापता है। विनोद ने थोड़ी पूछताछ की थी और पता चला था कि गौरव के लौटने के बाद वह आवासीय क्षेत्र में गया और किसी भी अनुयायी को अनुमति नहीं दी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने मान लिया कि गौरव कुछ व्यक्तिगत गतिविधियों में शामिल हो सकता है, जो सामान्य था। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा, गौरव का कोई निशान नहीं मिला, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने लोगों को किले की तलाशी के लिए भेजना शुरू कर दिया। तभी एक आवासीय भवन से शवों की बदबू के बारे में खबर आई। वह तुरंत एक टीम के साथ वहां गया और दृश्य को देखकर दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। गौरव मर गया, और इस तरह से अजीब तरीके से मर गया। यह उनके सामने के दृश्य जैसा था, एक आदमी और एक महिला एक कमरे में अकेले, दोनों मृत। हत्यारा कौन हो सकता है? उसने ऐसा क्यों किया? कैप्टन, इस समय आयताकार चश्मा और सफेद दस्ताने पहने हुए एक आदमी आया, जो जमीन पर महिला के शव की ओर इशारा कर रहा था। वह संभवतः कैप्टन दिनेश द्वारा मारी गई थी। उसकी गर्दन पर गौरव के फिंगरप्रिंट हैं। जहां तक कैप्टन दिनेश की बात है, वह जरूर किसी तीसरे पक्ष द्वारा मारा गया होगा। कैप्टन दिनेश को मारने से पहले हत्यारे ने शायद उससे पूछताछ की थी। ये गौरव के टूटे हुए पैर और कटे हुए उंगलियों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अंत में हत्यारे को जरूर वे जवाब मिल गए होंगे जो वह चाहता था, इससे पहले कि वह उसे चुप करा दे। इसके अलावा कैप्टन दिनेश का सारा सामान गायब है। मेज पर कुछ निशानों से ऐसा लगता है कि हत्यारे ने पहले वहां सामान रखा, फिर सब कुछ ले गया। ये कहा जाना चाहिए, हत्यारा बहुत सतर्क था। तो तुम कह रहे हो कि हत्यारे का मकसद डकैती था? विनोद की पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन इसमें कुछ सही नहीं लगा। दृश्य से ऐसा ही लगता है, लेकिन हम अन्य संभावनाओं को खारिज नहीं कर सकते। उस आदमी ने सावधानी से जवाब दिया। उनके आसपास के लोग गुस्से में और डरे हुए दोनों थे। गुस्सा इसलिए, क्यों गौरव को ही निशाना बनाया? डरे हुए इसलिए, अंबिका नगर में जागृत व्यक्ति, अगर उसे अपने छोटे भाई की भयानक मौत के बारे में पता चलता है, तो कौन जानता है कि वह कितना गुस्सा होगा। धप 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 कदमों की एक श्रृंखला की आवाज आई। कैप्टन, एक और गार्ड अंदर आया, कुछ कागजात पकड़े हुए, एक अजीब भाव के साथ। इस घर के लिए परिवार की जानकारी बाहर है, एक नजर डालो। विनोद ने फाइल ली। तुरंत उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। मुखिया, दारा, छोटा भाई यशवंत, पत्नी चारू, ये नाम स्पष्ट रूप से परिचित लग रहे थे, जैसे उसने उन्हें कहीं सुना हो। हाँ, ये यशवंत गार्ड टीम का सदस्य था, है ना? कहा जाता था कि उसने डाकुओं को मारते हुए एक समूह को देखा और उन घोड़ों की इच्छा रखते हुए कुछ पुरुषों को लूटने के लिए बुलाया। वह चला गया और कभी वापस नहीं आया। यादें विनोद के दिमाग में एक स्लाइड शो की तरह कौंध गईं। जिस व्यक्ति ने उसे सूचित किया था वह विनोद था। उसने कहा कि एक महिला ने उसे इसके बारे में बताया। यह महिला, उसने अचानक महिला के शव को देखा, उसके दिमाग में एक प्रेरणा की चमक आई। ये वह है। कैप्टन, क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ मिला? उनके आसपास के लोगों ने ये देखकर उत्सुकता से पूछा। इस बिंदु पर केवल हत्यारे को ढूंढकर ही वे उस व्यक्ति के रोष को शांत कर सकते थे। अगर कैप्टन कुछ जानता है तो वह आदर्श होगा। विनोद ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जैसे उसने उन्हें सुना ही न हो। भले ही उसने इन लोगों की पहचान का पता लगा लिया हो, इसका गौरव से क्या लेना देना था? वह यहाँ क्यों था? क्या ये हो सकता है? उसके दिमाग में एक परिकल्पना बनी। क्या होगा अगर विनोद द्वारा खारिज किए जाने के बाद विनोद पहले वाला गौरव की ओर मुड़ गया? उसकी लालची प्रकृति को देखते हुए ये संभव था। विनोद को मेरे पास लाओ, उसने आदेश दिया। हाँ, फाइल वाला आदमी बाहर भागा। थोड़ी देर बाद वह भ्रमित होकर लौट आया। कैप्टन, विनोद पहले ही गार्ड टीम छोड़ चुका है। क्या? विनोद बाद वाला हैरान था। ये कब हुआ? 2 या 3 दिन पहले। क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ रहता है? उसे मेरे पास लाओ। हाँ, आदमी फिर से चला गया। कैप्टन, क्या आपने कुछ पता लगाया है? पास में किसी ने पूछे बिना नहीं रह सका। अभी स्पष्ट नहीं है। विनोद बाद वाला ने सिर हिलाया। पूरी स्थिति तेजी से रहस्यमय महसूस हुई। कमरे में माहौल तनावपूर्ण था, जब तक कि बाहर से कदमों की एक श्रृंखला नहीं सुनाई दी। विनोद बादवाला ने जल्दी से दरवाजा की ओर अपना सिर घुमाया। अपनी पहले भेजी गई टीम से खबर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वे नहीं थे। दरवाजे पर एक और समूह दिखाई दिया। चचेरे भाई। विनोद बादवाला तुरंत चला गया। उनका नेतृत्व करने वाला छोटा थोड़ा मोटा आदमी सौभाग्यगढ़ का किएदार सुनील था। सुनील की आंखें भी घबराहट से भरी हुई थी, क्योंकि उसने पूछा, चचेरे भाई, मरा हुआ व्यक्ति, क्या ये सच में है? हाँ, विनोद बादवाला ने अनिच्छा से सिर हिलाया। सुनील का चेहरा पीला पड़ गया। वह कमरे में गया, एक शरीर तक, और अचानक जम गया। फिर वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। कौन? किसने ये किया? उसके दांत इतनी जोर से भींचे कि एक आवाज आई। गुस्से के बजाय ये ज्यादातर डर था। वह कल्पना कर सकता था, अगर वह इस शरीर को गौरव के पास ले गया तो बाद वाला शायद उसका दिल निकाल लेगा। बेकार बेकार लोगों का झुंड। सुनील मुड़ा, दूसरों को घूरता हुआ शाप दे रहा था। तुम क्या कर रहे थे? तुम एक हत्यारे को किले के भीतर कैसे मारने दे सकते थे? और गौरव को मार दिया, सभी लोगों में से।
आज हत्यारे को ढूंढना होगा, नहीं तो तुम में से कोई भी घर वापस नहीं जाएगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने सिर झुका लिया, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। हत्यारे को ढूंढो, कहाँ से शुरू करें? हत्या करने के बाद यहाँ रहने के लिए कोई बेवकूफ नहीं होगा, हत्यारा शायद बहुत पहले चला गया होगा। दुनिया इतनी विशाल है, वे कहाँ खोजना शुरू करेंगे? ये बहुत इन्फ्यूरिएटिंग है, तुम बेकार लोग। सुनील शाप देता रहा। विनोद बादवाला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, तेजी से उत्तेजित महसूस कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि गौरव वहां क्यों होगा। उसे लगा कि इस बिंदु को समझने से पूरा रहस्य खुल सकता है। इस समय बाहर से और कदमों की आवाज आई। कमरा शांत हो गया। कैप्टन किएदार नया आने वाला सुनील को देखकर चौंक गया। सुनील फटने वाला था, लेकिन विनोद बादवाला ने उसे रुकने का इशारा किया, फिर पूछा, तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? आदमी ने निगल लिया और सिर हिलाया। हम विनोद पहलेवाला के घर गए, लेकिन कोई नहीं था। पड़ोसियों ने कहा कि उसे 2 या 3 दिनों से नहीं देखा गया। क्या? विनोद बादवाला हैरान था। 2 या 3 दिन पहले तभी उसने गार्ड टीम छोड़ी थी। उसके बाद वह कहाँ गया? आदमी भ्रमित लग रहा था। रुको, विनोद बादवाला को कुछ महसूस हुआ। विनोद पहलेवाला के गार्ड टीम से जाने की प्रक्रिया किसने की? जैसा कि उसने बात की, वह पहले ही जवाब जानता था। ये कैप्टन दिनेश थे। आदमी ने जमीन पर शव को देखा। कैप्टन दिनेश ने इसकी प्रक्रिया की। विनोद बादवाला की आंखें चौड़ी हो गईं। चचेरे भाई, क्या तुमने कुछ पता लगाया? सुनील ने विनोद बादवाला की प्रतिक्रिया को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। उनके आसपास के लोग भी उम्मीद से देख रहे थे। विनोद बादवाला ने गहरी सांस ली। चचेरे भाई, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या हुआ। विनोद बादवाला शुरू हुआ। ओह, जल्दी बताओ। सुनील चिंतित था। अगर हमें हत्यारे को नहीं मिला तो मैं अंबिका नगर को जवाब नहीं दे सकता। न केवल मैं, बल्कि तुम भी फंस जाओगे। मैं समझता हूँ चचेरे भाई, विनोद बादवाला ने कहा उनके आसपास की भीड़ को देखते हुए। तुम सब पहले बाहर निकल जाओ। क्या तुमने नहीं सुना? बाहर निकलो। सुनील दहाड़ा। भीड़ ने जल्दी से छोड़ दिया। केवल विनोद बादवाला, सुनील और 2 शव बचे थे। चचेरे भाई, विनोद बादवाला ने महिला के शव को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो विनोद पहलेवाला ने घर नहीं छोड़ा, बल्कि गौरव द्वारा मारा गया, ठीक इस महिला की तरह। सुनील हैरान था। चचेरे भाई, चिंता मत करो, मुझे समझाने दो। विनोद बादवाला ने घटनाओं की पूरी श्रृंखला को सुनाया। सुनील जैसे जैसे सुनता गया, तेजी से चिंतित होता गया। चचेरे भाई, क्या तुमने ध्यान दिया? सभी मृतकों में एक सामान्य कारक है। क्या सामान्य कारक? सुनील ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वे सभी डाकुओं के बारे में जानते थे। विनोद बादवाला की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। दारा और यशवंत ने डाकुओं के बारे में जाना और पार्थ के परिवार के घर गए, जहां वे गायब हो गए। संभावना है वे मर गए। चारू और विनोद पहलेवाला भी डाकुओं के बारे में जानते थे और मर गए। गौरव ने उन्हें मार डाला। अगर गौरव नहीं मरा होता तो मैं सोचता कि उसने दारा और यशवंत को भी मार डाला। लेकिन गौरव मर गया तो उसे किसने मारा? क्या तुम कह रहे हो कि गौरव को मारने वाला पार्थ के परिवार के घर से था? सुनील अचानक बोल पड़ा। विनोद बादवाला ने सिर हिलाया और कहा, यह संभव है। तुम्हारा मतलब है कि हत्यारा पार्थ के परिवार के घर के अलावा कोई और हो सकता है? सुनील के चेहरे पर अभी अभी आई मुस्कान तुरंत जम गई। हम, विनोद बादवाला ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कहा, क्योंकि मैं एक बात का पता नहीं लगा सकता। अगर गौरव को पार्थ के परिवार के घर से किसी ने एक रहस्य रखने के लिए मार डाला, तो उन्हें कैसे पता चला कि गौरव को भी पता था कि डाकू उनके घर में थे? आखिरकार घटनाओं के क्रम को देखते हुए गौरव को उनके बाद ये पता चला होगा, जिस समय तक यशवंत और बाकी लोगों को शायद पहले ही दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। चारू नाम की यह महिला और विनोद पहलेवाला निश्चित रूप से नहीं छोड़े होते। चचेरे भाई, तुम आमतौर पर इतने होशियार होते हो, तुम अब क्यों भ्रमित हो? इसे समझाना मुश्किल नहीं है। सुनील के होंठ ऊपर उठे। पार्थ के परिवार के घर के लोगों ने यशवंत और अन्य को जिंदा पकड़ लिया और उनसे सीखा कि एक और महिला थी जो इस घटना के बारे में जानती थी। उन्होंने उन्हें चुप कराने के इरादे से घुसपैठ की और संयोग से महिला को मारते हुए गौरव से टकरा गए। गौरव की अनगार क्षण का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक सफल आश्चर्यजनक हमला किया। क्या अब ये सब समझ में नहीं आता है? विनोद बादवाला थोड़ा कांप गया। ये वास्तव में ऐसा लगता है। हालांकि यह कुछ हद तक संयोग है। ये वैसा ही है जब यशवंत ने पार्थ के परिवार के घर के लोगों को घोड़ों के झुंड को शहर की दीवार से दूर ले जाते हुए देखा था। लेकिन क्या पार्थ के परिवार के घर में वास्तव में ऐसे विशेषज्ञ हैं? गौरव वास्तव में एक मांसपेशी शोधन योद्धा था। अंबिका नगर में प्रारंभिक बल योद्धा कुत्तों की तरह अनगिनत थे और मांसपेशी शोधन योद्धा हर जगह थे। एक छोटे से घर में यहाँ तक कि शरीर तपन तीसरे स्तर के योद्धा का होना भी दुर्लभ था। एक मांसपेशी शोधन योद्धा तो बस एक कल्पना थी, अकेले ही एक जो आसानी से गौरव को मार सके। ठीक है चचेरे भाई, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। सुनील ने गहरी सांस ली, विनोद बादवाला के कंधे पर थपथपाया और कहा, मकसद इतना स्पष्ट है, हत्यारा निश्चित रूप से पार्थ के परिवार के घर से है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। कल सुबह हम सभी के साथ निकलेंगे, पार्थ के परिवार के घर के सभी लोगों को पकड़ेंगे, उनके पैर तोड़ेंगे और उन्हें अंबिका नगर भेज देंगे ताकि उस स्वामी द्वारा न्याय का इंतजार किया जा सके। हम, विनोद बादवाला ने सिर हिलाया। हालांकि उसे अभी भी लगा कि कुछ चीजें अस्पष्ट थीं। पार्थ के परिवार के घर से अधिक उपयुक्त संदिग्ध ढूंढना मुश्किल था। अगर यह वास्तव में पार्थ के परिवार का घर था तो क्या ये वह दिव्य निशानेबाज हो सकता है? गौरव को मारने के लिए कम से कम मांसपेशी शोधन के मध्य चरण या यहाँ तक कि देव चरण में किसी की आवश्यकता होगी।
लेकिन यहाँ तक कि एक देर चरण मांसपेशी शोधन योद्धा या एक प्रारंभिक बल योद्धा भारी मशीन गनों के गोलाबारी जाल का सामना नहीं कर सकता था, अकेले कुछ 75 मिलीमीटर हॉवित्ज़र को छोड़ो। चलो उम्मीद करते हैं कि अंबिकानगर का स्वामी उस जवाब से संतुष्ट होगा जो हम प्रस्तुत करते हैं। उसके बगल में सुनील ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर रात का अंधेरा नहीं होता तो वह भारी हथियार लेता और तुरंत हमला कर देता। पार्थ के परिवार के गढ़ के उन कमीनों ने गौरव को मारने की हिम्मत की। वे मरने के लायक हैं। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। जंगल में अब और तब भयंकर जानवरों की दहाड़ें गूंजती थीं। अंबिकानगर में कई जगहें अभी भी तेजी से प्रकाशित थीं, जिनमें रंगीन कपड़ों में पुरुष और महिलाएं आगे पीछे भाग रहे थे, जैसे कि यह शहर के बाहर की दुनिया से एक अलग दुनिया हो। रसायन कक्ष में एक कुरकुरा ध्वनि के साथ क्यूई रक्त गोलियों का अंतिम बैच आखिरकार परिष्कृत हो गया। पार्थ ने उपकरण बंद कर दिया, भट्टी का ढक्कन खोला और गोलियां निकालीं। ताज़ा परिष्कृत क्यूई रक्त गोलियां गर्मागर्म थीं और एक समृद्ध सुगंध बिखेर रही थीं। 3 शीर्ष श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां और 7 उच्च श्रेणी क्यूई रक्त गोलियां, एक प्रदर्शन सामान्य सीमा के भीतर। पार्थ ने कैंडी की तरह गोलियों को अपने मुंह में डाला। उसके बाद उन्होंने पैनल को देखा। 125 भागों औषधीय सामग्री, 30 घंटे का समय खर्च हुआ और संभावित अंक 88 मिलियन तक बढ़ गए थे। जितना कल्पना की थी, 100 मिलियन से अधिक नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीदों से अधिक। 10 क्यूई रक्त गोलियों की गणना के आधार पर 7 उच्च श्रेणी और 3 शीर्ष श्रेणी 2500 क्यूई रक्त गोलियों द्वारा प्रदान किए गए कुल संभावित अंक केवल 81 मिलियन होंगे। शायद उनकी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के कारण लंबे समय तक रसायन के बावजूद उन्होंने जरा भी थकान महसूस नहीं की, अभी भी ऊर्जा से भरे हुए थे। यह आगे बढ़ने का समय है। पार्थ ने स्तर पट्टी को देखा। उन्होंने सुरक्षा जाल के रूप में 10 मिलियन संभावित अंक रखने और मेरिडियन पर प्रभाव डालने के लिए शेष 78 मिलियन का उपयोग करने की योजना बनाई। आखिरकार बादल भेदी तीर तकनीक के उपयोग की आवश्यकता वही थी। 1000 सच्चे क्यूई के बिना इसके गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। सादृश्य से मुक्केबाजी तकनीक, कृपाण तकनीक और अन्य मार्शल आर्ट समान थीं। बेशक उन्होंने तुरंत संभावित अंक का उपभोग करने की जल्दी नहीं की। पिछले एक दिन में उनके शरीर में सच्चे क्यूई पहले ही पूरी तरह से बहाल हो चुके थे। उन्होंने पहले अपने शरीर में सच्चे क्यूई का उपयोग करके कुछ एक्यूपॉइंट्स पर प्रभाव डाला, फिर संभावित अंक का उपभोग किया। एक के बाद एक मस्तिष्क शून्य एक्यूपॉइंट और फैंची एक्यूपॉइंट खोलने के बाद पार्थ ने महसूस किया कि उनके शरीर में सच्चे क्यूई लगभग समाप्त हो गए थे। एक विचार के साथ उन्होंने 420,000 संभावित अंक का उपभोग किया और दांतियान में सच्चे क्यूई की एक बड़ी मात्रा तुरंत दिखाई दी, अगले एक्यूपॉइंट फैंगफू एक्यूपॉइंट को एक अजेय बल की तरह तोड़ते हुए। अचानक उनके शरीर में और भी अधिक सच्चे क्यूई समाहित हो गए। पार्थ ने सुधारों पर एक नजर डाली और सच्चे क्यूई में 15 अंकों की वृद्धि देखी। मैं पहले ही फैंगफू एक्यूपॉइंट तक पहुंच गया हूं, पार्थ ने खुद से फुसफुसाया। गोलियां परिष्कृत करते समय उन्होंने संघ के मंच पर मेरिडियन शोधन स्तर के बारे में जानकारी भी खोजी। मंच पर विवरण थे, लेकिन वास्तव में मूल्यवान जानकारी को देखने के लिए एक शुल्क की आवश्यकता होती थी। उन्होंने हजारों योगदान अंक खर्च किए और बहुत सारी उपयोगी जानकारी सीखी। उदाहरण के लिए यांगवेई मेरिडियन पहला मेरिडियन है जिस पर 8 असाधारण मेरिडियन में योद्धा आमतौर पर हमला करते हैं और 8 मेरिडियन में इसकी कठिनाई सबसे कम है। पूरे मेरिडियन में 16 एक्यूपॉइंट्स हैं और जब एक एक्यूपॉइंट खोला जाता है तो शरीर में सच्चे क्यूई बढ़ता है और सभी शारीरिक गुण कुछ हद तक बढ़ते हैं। अगर पूरे मेरिडियन को पूरी तरह से खोला जाता है तो सच्चे क्यूई और बढ़ जाएगा। अगर 4 मेरिडियन खोले जाते हैं तो एक योद्धा के शरीर में आदिम सच्चे क्यूई 100 अंकों से अधिक हो जाएगा, जो मेरिडियन शोधन के मध्य चरण में योद्धा के प्रवेश को चिन्हित करता है। अगर 6 मेरिडियन साफ किए जाते हैं तो केवल रेन और डू मेरिडियन छोड़कर योद्धा मेरिडियन शोधन के देर चरण में होगा। जब सभी 8 मेरिडियन जुड़े होते हैं और दांतियान में क्यूई का सागर विकसित होता है तो सच्चे क्यूई को सच्चे सार में बदल दिया जाता है। तब कोई सच्चा सार स्तर में कदम रखता है। 8 मेरिडियन खोलने में कठिनाई हर एक के साथ बढ़ती है। असाधारण मार्शल प्रतिभा और प्रचुर संसाधनों के बिना ऐसा करना असंभव है। अगला एक्यूपॉइंट यांगवेई मेरिडियन को पूरा करेगा। पार्थ थोड़ा उम्मीद कर रहा था। यांगवेई मेरिडियन के या मेन एक्यूपॉइंट को खोलने के लिए 440,000 संभावित अंक का उपभोग करें। सच्चे क्यूई मूल्य जोड़ 1 6, संविधान जोड़ 7, शक्ति जोड़ 8। यांगवेई मेरिडियन को पूरी तरह से खोलें। सच्चे क्यूई जोड़ 2 0, संविधान जोड़ 8, शक्ति जोड़ 9, चपलता जोड़ 9। पार्थ की आंखें पहले चमकी, फिर उन्होंने एक फीकी मुस्कान छोड़ी। धिक्कार है, उन्होंने सोचा कि एक मेरिडियन को पूरी तरह से खोलने से एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अंत में सच्चे क्यूई मूल्य केवल 20 अंकों से बढ़ा। 3 बुनियादी गुणों में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि क्यूई को परिष्कृत करते समय शारीरिक गुणों में सुधार एक सुखद आश्चर्य था। पार्थ ने पैनल को देखा। स्तर मेरिडियन शोधन का प्रारंभिक चरण 0/6 लाख। सच्चे क्यूई 58/236 जोड़ 30%। अगले मेरिडियन सफलता के लिए आवश्यक संभावित अंक 600,000 हैं, पिछले एक्यूपॉइंट से 100,000 से अधिक। पार्थ ने अपने संभावित अंक 87 मिलियन पर एक नजर डाली। 4 मेरिडियन को साफ करना मुश्किल नहीं लगता था। जहां तक बाद के मेरिडियन के लिए आवश्यक संभावित अंक की बात है, वह उससे बाद में निपटेगा। उन्होंने नीचे देखा। पहले मेरिडियन को खोलने के बाद उनका आदिम सच्चे क्यूई 150 से अधिक से 236 अंकों तक बढ़ गया था, 80 से अधिक की वृद्धि।
हालांकि उनके शरीर में सच्चे QE में कुल वृद्धि 101 अंकों तक पहुंच गई। तो चलो जारी रखते हैं। एक विचार के साथ 1 मिलियन संभावित अंक तुरंत गायब हो गए। हालांकि दूसरे मेरिडियन की कठिनाई पहले की तुलना में दोगुनी थी। सच्चे QE की बड़ी मात्रा ने इसे तोड़ना आसान बना दिया। यिनवेई मेरिडियन के जुबिन एक्यू पॉइंट को खोलने के लिए 1 मिलियन संभावित अंक का उपभोग करें। सच्चे QE मूल्य जोड़ 1 7, संविधान जोड़ 9, शक्ति जोड़ 9, केवल 17 अंक। सच्चे QE मूल्य। पार्थ ने अपना सिर खुजलाया। थोड़ा कम लगता है, लेकिन संघ के उन मेरिडियन शोधन योद्धाओं ने जो कहा उसके अनुसार 4 मेरिडियन खोलने से आदिम सच्चे QE केवल 1000 अंकों से अधिक था। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने वृद्धि जारी रखने का फैसला किया। यिनवेई मेरिडियन के फुशे एक्यू पॉइंट को खोलने के लिए 2000 संभावित अंक का उपभोग करें। सच्चे QE मूल्य जोड़ 1 8, संविधान जोड़ 9, शक्ति जोड़ 7। यिनवेई मेरिडियन के जुबिन एक्यू पॉइंट को खोलने के लिए 1,800,000 संभावित अंक का उपभोग करें। सच्चे QE मूल्य जोड़ 2 5, संविधान जोड़ 1 0, शक्ति जोड़ 9, चपलता जोड़ 8। यिनवेई मेरिडियन को पूरी तरह से खोलें। सच्चे QE जोड़ 3 0, संविधान जोड़ 9, शक्ति जोड़ 1 0, चपलता जोड़ 1 0। दूसरा मेरिडियन खोला गया था। पूरे मेरिडियन को खोलने के प्रभाव के रूप में सच्चे QE मूल्य 30 अंकों से बढ़ा, लेकिन संविधान, शक्ति और चपलता के गुण लगभग 10 अंकों के आसपास रहे। एक पूरे मेरिडियन को खोलने से 3 गुण प्रत्येक में लगभग 100 अंकों से बढ़े। पार्थ ने पैनल को देखा। स्तर मेरिडियन शोधन का प्रारंभिक चरण 0/30 लाख। सच्चे QE 247/425 जोड़ 30%। अगली सफलता के लिए आवश्यक संभावित अंक 1800 से 3000 तक बढ़ गए, जिससे पार्थ को बहुत दबाव महसूस हुआ। उन्होंने अपने शेष संभावित अंक केवल लगभग 70 मिलियन पर एक नज़र डाली। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं तीसरा मेरिडियन खोल सकता हूं। चौथा कम संभावना वाला लगता है। उन्होंने आह भरी, लेकिन अच्छी खबर थी। आदिम सच्चे QE 425 अंकों तक पहुंच गया था और 30% सच्चे QE बोनस के साथ उनके शरीर में कुल सच्चे QE 552 अंक थे। अगर वह तीसरा मेरिडियन खोलने में कामयाब रहे तो उनके कुल सच्चे QE आंतरिक शक्ति बोनस सहित 1000 अंकों से अधिक हो जाएंगे, जो मेरिडियन शोधन के मध्य चरण से मेल खाता है। तो चलो यांग कियाओ मेरिडियन खोलते हैं। यांग कियाओ और यिन कियाओ मेरिडियन मेरिडियन शोधन के प्रारंभिक चरण के लिए अन्य 2 मेरिडियन हैं। पहले में अधिक एक्यू पॉइंट्स हैं 14, जबकि बाद वाले में कम है केवल 9। यांग कियाओ मेरिडियन के शेनमाई एक्यू पॉइंट को खोलने के लिए 3000 संभावित अंक का उपभोग करें। सच्चे QE मूल्य जोड़ 2 6, संविधान जोड़ 9, चपलता जोड़ 8। यांग कियाओ मेरिडियन के फैंची एक्यू पॉइंट को खोलने के लिए 4,300,000 संभावित अंक का उपभोग करें। सच्चे QE मूल्य जोड़ 3 9, संविधान जोड़ 9, शक्ति जोड़ 1 0, चपलता जोड़ 8। फैंची एक्यू पॉइंट के टूटने के साथ पूरे यांग कियाओ मेरिडियन को खोला गया था। यांग कियाओ मेरिडियन को पूरी तरह से खोलें। सच्चे QE जोड़ 5 0, संविधान जोड़ 9, शक्ति जोड़ 1 0, चपलता जोड़ 1 0। सच्चे QE लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 3 बुनियादी गुण स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच रहे थे। मेरा कुल सच्चे QE अब 1000 अंकों से अधिक होना चाहिए, है ना? पार्थ ने आशंका से पैनल को देखा। इन संख्याओं को देखकर पार्थ ने राहत की सांस ली। 930 आदिम शुद्ध शक्ति बिंदुओं प्राइमोर्डियल ट्रू चीक के साथ और 30% अतिरिक्त शुद्ध शक्ति बोनस के कारण उसके शरीर में कुल शुद्ध शक्ति 1209 बिंदुओं तक पहुंच चुकी थी। पवन अनुगामी बाण वाइन चेसिंग एरो का उपयोग करने की आवश्यकता पूरी हो चुकी थी। निश्चित रूप से इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था, इसलिए उसने इस चाल को अपनी अंतिम गुप्त शक्ति के रूप में रखने की योजना बनाई। उसने ऊपर देखा। स्तर नाड़ी शोधन के प्रारंभिक चरण 0/60 लाख। अगली नाड़ी को भेदने के लिए आवश्यक संभावित बिंदुओं पोटेंशियल पॉइंट्स की संख्या 4,30,000 से बढ़कर 60 लाख हो गई थी। और यिन कियाओ नाड़ी में 9 मर्म बिंदु थे। उन्हें पूरी तरह से खोलने के लिए कम से कम 5,40,00,000 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता होगी। पार्थ के माथे पर बल पड़ गए। आवश्यक संभावित बिंदुओं की मात्रा वास्तव में बहुत अधिक थी। उसे पता था कि एक बार अपने शरीर को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ संभावित बिंदु पर्याप्त थे। दूसरी ओर नाड़ियों को भेदना स्वाभाविक रूप से कठिन था। न केवल आवश्यक शुद्ध शक्ति की मात्रा दोगुनी हो जाती थी, बल्कि शुद्ध शक्ति में विकार का सामना भी करना पड़ता था, और यहां तक कि ऊर्जा के भटकने का भी जोखिम था, जिसमें सर्वोत्तम स्थिति में शुद्ध शक्ति व्यर्थ जाती थी और सबसे खराब स्थिति में नाड़ियां क्षतिग्रस्त होकर जानलेवा परिणाम भी हो सकते थे। इसलिए जब एसोसिएशन के भीतर के नव उन्नत नाड़ी शोधन योद्धा अपनी नाड़ियों को भेदने का प्रयास करते थे, तो अक्सर उनके साथ मध्य चरण के नाड़ी शोधन योद्धा होते थे ताकि खतरे की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। उन मध्य और अंतिम चरण के नाड़ी शोधन योद्धाओं को भेदने के दौरान और भी अधिक सतर्क रहना पड़ता था, और किसी सहायक के साथ होने पर भी अगर कुछ गलत हो जाता था तो सहायक तुरंत हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि दोनों को गंभीर आंतरिक चोट लग सकती थी। इस दृष्टिकोण से सोचने पर भले ही संभावित बिंदुओं की खपत अधिक थी, लेकिन एक बार की सफलता सुनिश्चित करना काफी मूल्यवान था। मेरे पास अभी भी 2 करोड़ योगदान बिंदु बचे हैं। अगर मैं उन सभी का उपयोग शुद्ध रक्त गोलियां ची ब्लड पिल्स बनाने की सामग्री खरीदने में करता हूं, तो मैं 1000 हिस्से खरीद सकता हूं। यदि प्रत्येक हिस्से से 3 लाख संभावित बिंदु मिलते हैं, तो ये 30 करोड़ संभावित बिंदु होंगे। पार्थ ने कुछ देर सोचा।
वह 5 करोड़ खर्च करके चौथी नाड़ी को भेज सकता है, फिर भी 25 करोड़ बचेंगे। प्रति नाड़ी 1 करोड़ संभावित बिंदुओं के साथ 5वीं नाड़ी को भेजना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छठी नाड़ी में हालांकि चुनौती होगी। मुझे उन्हें शुद्ध शक्ति गोलियां ट्रूची पिल्स बनाने के लिए बचाना चाहिए। पार्थ ने मन ही मन सोचा। शुद्ध शक्ति गोलियों की सामग्री की कीमत निश्चित रूप से शुद्ध रक्त गोलियों से अधिक होगी, लेकिन लागत प्रदर्शन अनुपात निश्चित रूप से सर्वोत्तम श्रेणी की शुद्ध रक्त गोलियों से बेहतर होगा। कल मैं नाड़ी शोधन योद्धाओं के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए कुछ समय निकालूंगा। यदि मैं उत्तीर्ण होता हूं तो मैं शुद्ध शक्ति गोली सूत्र और नाड़ी शोधन स्तर की युद्ध कलाएं खरीदने के लिए योग्य हो जाऊंगा। पार्थ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चाचा बलदेव के अनुसार कुछ साल पहले अंबिका नगर में जागृत योद्धा आवश्यक न होने तक कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों फियर्स बीस्ट्स के साथ टकराव से बचते थे। अब उसके पास कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों को मारने की क्षमता थी, और अगर वह पूरी ताकत लगाता तो सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता था। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए वह अपनी शक्ति को जितना संभव हो सके सुधारना चाहता था। समय को देखते हुए शाम के 8 या 9 बज चुके थे। पार्थ ने रसायन कक्ष को व्यवस्थित किया, दरवाजा बंद किया और अध्यक्ष के कार्यालय की ओर चल पड़ा। उसने 2 बार खटखटाया। सुनील का अंदर आने का निमंत्रण सुनने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। भाई पार्थ, क्या हाल है? क्या रसायन प्रक्रिया सुचारू थी? मैंने सुना है कि तुम कल रात से वहीं थे और बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। सुनील ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा नहीं। पार्थ ने एक फीकी मुस्कान के साथ एक्सेस कार्ड उन्हें लौटा दिया। मैंने लगभग 10 हिस्सों की सामग्री का उपयोग किया और एक भी गोली नहीं बना सका। वह केवल इसी तरह समझा सकता था। आखिर जो गोलियां उसने बनाई थीं वे मौके पर ही खाई जा चुकी थीं। हा। सुनील जोर से हंसे। ये सामान्य है। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही था। पहले 1 या 2 महीने तक वह एक भी गोली नहीं बना सका, लेकिन बाद में ये बेहतर हो गया। पार्थ ने सिर हिलाया। एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक और बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। अध्यक्ष जी, मैं नाड़ी शोधन योद्धा के लिए मूल्यांकन देना चाहता हूँ। ये सुनकर सुनील दंग रह गए। उनका मुंह खुला रह गया। तुम नाड़ी शोधन योद्धा का मूल्यांकन देना चाहते हो? क्या इसका मतलब है कि तुम पहले से ही नाड़ी शोधन योद्धा बन चुके हो? मुझे ऐसा लगता है। पार्थ ने अपना सिर खुजलाया। मुझे अपने अंदर एक ऊर्जा बहती हुई महसूस होती है, जो शक्ति पावर की भावना से पूरी तरह अलग है। एक ऊर्जा बह रही है। शुद्ध शक्ति ट्रूची। सुनील चिल्लाए। पार्थ ने सिर हिलाया। सुनील क्षण भर के लिए निशब्द थे। उन्हें पता होना चाहिए कि पूरे एसोसिएशन के भीतर केवल 20 या 30 नाड़ी शोधन योद्धा थे और अधिकांश मध्यम से बड़े शहरों में थे। अंबिका नगर जैसे छोटे शहर में नाड़ी शोधन योद्धाओं की संख्या एक हाथ पर गिनी जा सकती थी। लेकिन पार्थ, वह अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। भाई पार्थ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारे अंदर सचमुच शक्ति संवेदन ची सेंसिंग है। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की बात पर मजाक करूंगा? पार्थ ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। सुनील पहले तो अचंभित हुए, फिर उत्साह की एक झलक दिखाई, खुद से बड़बड़ाते हुए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी अंबिका नगर शाखा एक नाड़ी शोधन योद्धा पैदा करेगी। नाड़ी शोधन स्तर। उनका भाव पार्थ से भी अधिक उत्साहित लग रहा था। ठीक है, मैं तुरंत मुख्यालय से संपर्क करूंगा। अधिक से अधिक 2 या 3 दिनों में वे तुम्हारा मूल्यांकन करने के लिए किसी को भेजेंगे। 2 या 3 दिन? पार्थ थोड़ा झिझका। क्या ये थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं है? सुनील ने पार्थ की चिंता को भांप लिया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, नाड़ी शोधन योद्धाओं का मूल्यांकन प्रवेश बल योद्धाओं एंट्री फोर्स मार्शल आर्टिस्ट्स के मूल्यांकन से अलग होता है। प्रवेश बल योद्धाओं के लिए प्रत्येक शाखा के प्रमुख निर्णय ले सकते हैं। हालांकि नाड़ी शोधन योद्धाओं के मूल्यांकन के लिए मुख्यालय की मंजूरी आवश्यक है। पास के क्विंग शहर में भी यही हाल है। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया, कुछ हद तक असहाय लेकिन समझ रहा था। आखिरकार नाड़ी शोधन योद्धा एसोसिएशन की मुख्य शक्ति थे और सख्त आवश्यकताएं समझ में आती थीं। सच्चे सार स्तर ट्रू एसेंस रेल्म के योद्धाओं के मूल्यांकन के लिए परीक्षक शायद मुख्य एसोसिएशन का प्रमुख होगा। भाई पार्थ, तुम्हारी प्रगति वास्तव में तेज है। सुनील ने आह भरी। उन्हें अभी भी याद था कि कुछ दिन पहले जब पार्थ शाखा में शामिल हुआ था तब वह तम शक्ति योद्धा डार्क पावर मार्शल आर्टिस्ट था और अगले दिन ही वह रूपांतरण बल ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में उन्नत हो गया था। अब वह नाड़ी शोधन योद्धा बन चुका था। हालांकि रूपांतरण बल में रहने के दौरान पार्थ ने जो युद्ध शक्ति दिखाई थी, उसे देखते हुए ये वास्तव में उसी स्तर के अन्य योद्धाओं से मेल नहीं खाती थी। इतनी तेजी से भेद करना अपने कारण रखता था। सुनील को विदाई देने के बाद पार्थ चलते हुए विचार कर रहा था। खरीद की अनुमति अनलॉक करने के लिए 2 से 3 दिनों के इंतजार के साथ वह शुद्ध शक्ति गोलियों पर निर्भर नहीं रह सकता था। कल का सोना आज के तांबे जितना अच्छा नहीं है, इसलिए शुद्ध रक्त गोलियां बनाने के लिए सामग्री खरीदना जारी रखना बेहतर है। 200 हिस्से खरीदने पर वह उन्हें 2 दिनों के भीतर बना सकता है, जिससे 6 करोड़ संभावित बिंदु मिलेंगे, जो मध्य चरण नाड़ी शोधन में भेद करने के लिए पर्याप्त है। इस बीच वह अपनी मूलभूत शारीरिक तकनीक को बढ़ा सकता था। इसके अतिरिक्त वह घर लौट सकता था। घर से निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और समझौते के अनुसार बुरे व्यक्ति को उसके लिए अवशिष्ट खेती तकनीक रेमनेंट कल्टिवेशन टेक्निक रखनी चाहिए थी। अभी के लिए उसने अपनी शारीरिक तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई। प्रशिक्षण कक्ष में उत्तरी अलमारियों में कई वजनदार बनियान वेट वेस्ट थे। ये बनियान विशेष सामग्री से बने थे, अत्यधिक सघन। एक बनियान का वजन सैकड़ों से लेकर 10,000 पाउंड तक था। पार्थ ने अपने शारीरिक गुणों को देखा। लगभग 7,000 बिंदु, अधिकतम भार 70,000 पाउंड। वह 10,000 पाउंड वजन वाले एक बनियान के पास गया और आसानी से उसे पहन लिया।
पिछली बार जब उसने पार्थ के परिवार के गढ़ में अपनी शारीरिक तकनीक को प्रशिक्षित किया था तब उसका भार लगभग 5000 पाउंड था। इस बार ये सीधे दोगुना हो गया था। जब उसने एक और लेने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि 10,000 पाउंड का बनियान केवल एक ही था। इससे उसे फीकी मुस्कान आई। नाड़ी शोधन के शुरुआती चरण के योद्धाओं में भी लगभग 1000 शारीरिक गुण होते थे जिसका भार लगभग 10,000 पाउंड होता था। सौभाग्य से सुनील के साथ चर्चा करने के बाद उसने शेष प्रशिक्षण कक्षों से सभी 10,000 पाउंड के बनियान अंदर लाए। लगभग 4 बनियान पहनने के बाद आखिरकार उसे दबाव महसूस हुआ, जैसे कई पहाड़ उस पर वजन डाल रहे हों। चलो अभी के लिए इसी के साथ चलते हैं, पार्थ ने मन ही मन सोचा। एक बार जब वह इस वजन का आदी हो जाएगा तो वह धीरे धीरे इसे बढ़ा सकता है जब उसकी मूलभूत शारीरिक तकनीक के कौशल स्तर की वृद्धि धीमी हो जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के भोर से पहले लगभग 100 पहरेदार और 7 या 8 सैन्य वाहन सौभाग्यगढ़ में एकत्रित हो चुके थे। पीछे की ओर 2 वाहनों में 2 भारी तोपें भी थीं। पूरी तरह से हथियारों से लैस सभी ने गढ़ के स्वामी शौर्य सिंह की ओर देखा। चचेरे भाई, सब लोग आ गए हैं, हम कभी भी चल सकते हैं, करण पास आकर बोला। हम। शौर्य सिंह ने सिर हिलाया। उनकी आंखें ठंडी थीं और उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों पर एक नजर डाली। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ है। पार्थ के परिवार के गढ़ के लोगों ने सौभाग्यगढ़ में आकर हत्या करने की हिम्मत की। उन्होंने कप्तान दीपक को भी मारने की हिम्मत की। क्या हमें बदला लेना चाहिए? बदला? लगभग 100 लोगों ने एक साथ गर्जना की। क्या हमें पार्थ के परिवार के गढ़ के लोगों को मारना चाहिए? मारो। अच्छा, मेरे आदेश का पालन करो और तुरंत प्रस्थान करो। जैसे ही शहर के फाटक खुले एक के बाद एक सैन्य वाहन गर्जना करते हुए पार्थ के परिवार के गढ़ की ओर बढ़े। 1/4 घंटे से भी कम समय में पार्थ के परिवार के गढ़ की रूपरेखा सभी की दृष्टि में आ गई। दूर से फाटक बंद थे और अंदर कब्र जैसा सन्नाटा था। ये कमीने चैन की नींद सो रहे हैं। शौर्य सिंह ने गुस्से में इस दृश्य को देखा। उनके दांत लगभग पीस रहे थे। उन्होंने पिछली रात से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। चचेरे भाई, क्या हमें अपने आदमियों को अंदर घुसकर उन्हें पकड़ने के लिए भेजना चाहिए? जल्दबाजी नहीं, शौर्य सिंह ने तिरस्कार पूर्वक कहा। भारी तोपें कहाँ हैं? पहले कुछ गोले दागो, इन कमीनों को पकड़ने से पहले उड़ा दो। करण ने सिर हिलाया। वास्तव में ऐसा करने से दुश्मन की लड़ने की शक्ति कमजोर होगी और उनके अपने नुकसान कम होंगे। जल्द ही 2 75 मिलीमीटर हॉविट्जर्स को 1 दर्जन से अधिक पहरेदारों द्वारा पार्थ के परिवार के गढ़ के फाटकों पर निशाना साधने के लिए धकेल दिया गया। इन तोपों का वजन प्रत्येक 800 किलोग्राम था और गोले लगभग 5 किलोग्राम के थे। जब दागे जाते थे तो वे जमीन में 1 मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा गड्ढा बना सकते थे। विस्फोट के चारों ओर घने छर्रों की बारिश की मारक त्रिज्या 75 मीटर तक थी। बस कुछ ही गोलों से छोटा पार्थ का परिवार का गढ़ निश्चित रूप से भारी हताहत होगा। आग खोलो, पार्थ के परिवार के गढ़ को उड़ा दो, शौर्य सिंह चिल्लाए। धमाका, 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 धमाका। तोपों की बहरा कर देने वाली आवाज दूर दूर तक फैल गई और 100 मील दूर अंबिका नगर के लोग अपनी नींद से जाग गए। भ्रमित होकर चारों ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या भूकंप आया है। घने गोले गिरने के साथ अनगिनत घर टुकड़ों में उड़ गए। छर्रे और मलबा हर दिशा में उड़ रहे थे और जल्द ही पूरा पार्थ का परिवार का गढ़ आग के समुद्र में गिर गया। धिक्कार है, ये जानवर। टिमटिमाती लपटों के साथ शौर्य सिंह ने दृश्य को देखा। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। करण ने भी प्रशंसा का भाव दिखाया। ये भारी तोपखाने की शक्ति थी। मांसपेशी शोधन योद्धाओं, मसल रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट्स का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि प्रवेश बल योद्धा भी ऐसी गोलाबारी के तहत टुकड़ों में उड़ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सन्नाटा बहुत ज्यादा शांत था। क्या हुआ? क्या ये भूकंप था? गुरदीप अचानक उठा। उसकी आंखें आगे घूर रही थीं। अगले ही पल धमाका, एक और तेज आवाज, पूरा घर हिल रहा था। गुरदीप, क्या हो रहा है? दीपा भी जाग गई। सहज रूप से गुरदीप की बांह को गले लगा लिया। डर से भरे चेहरे के साथ पूछ रही थी। निश्चित नहीं, गुरदीप ने सिर हिलाया और कहा आवाज से, यह एक तोप का गोला लगता है। तोप का गोला? दीपा अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही बाहर से एक और तेज आवाज आई। चलो बाहर चलकर देखते हैं, गुरदीप ने कहा। जल्दी से अपने कपड़े और जूते पहने और बाहर भागा। बाहर कदम रखते ही उसने पाया कि कई लोग पहले ही जाग चुके थे, दरवाजे पर खड़े थे, आवाज की दिशा में देख रहे थे। वह आवाज क्या है? इतनी तेज, तोप जैसी लगती है। तोप की आवाज, ये सुनकर चारों ओर कई लोगों के चेहरे पर हक्का बक्का भाव आ गया। यहाँ आसपास तोपों से लैस एकमात्र जगह सौभाग्यगढ़ है ना? क्या ये संभव है कि सौभाग्यगढ़ के लोग तोपें दाग रहे हों? लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वे तोपें क्यों दागेंगे? क्या ये हो सकता है? भयंकर जानवर। सभी को तुरंत अपनी पीठ पर एक सर्द सनसनी महसूस हुई। आमतौर पर भयंकर जानवर रात में भी मानव शिविरों पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि ऊंची दीवारें उनके दृश्य को रोकती हैं, संभावना काफी कम है। हालांकि एक अपवाद है जो एक जानवर ज्वार बीस्ट टाइप है। जब एक जानवर ज्वार आता है तो ये भयंकर जानवर मानव शिविरों पर पागलपन से हमला करेंगे, चाहे दिन हो या रात। क्या ये हो सकता है कि एक जानवर ज्वार फूट पड़ा हो? गुरदीप। इस समय चाचा बलदेव, विशाल और गौरव भी पास आए। गुरदीप ने उनकी ओर सिर हिलाया, फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा आवाज से, ये तोप की आग होनी चाहिए। क्या सौभाग्यगढ़ में कुछ हुआ हो सकता है? गौरव और अन्य ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे भी गंभीर लग रहे थे। अगर ऐसा है तो पार्थ के परिवार के गढ़ पर भयंकर जानवरों द्वारा हमला करना दूर की बात नहीं होगी। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। सौभाग्यगढ़ यहाँ से लगभग 40 मील दूर है। अगर तोप की आग वहां से आई होती तो इतनी बड़ी हलचल नहीं होती। गुरदीप और अन्य चौंक गए। उनमें से कुछ भी हैरान थे कि क्या शोर बहुत तीव्र था, यहाँ तक कि जमीन को भी कंपा रहा था।
चाचा बलदेव, क्या तुम कह रहे हो कि तोप पास में होने की संभावना है? हाँ, चाचा बलदेव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये 20 मील के भीतर होने की संभावना है। क्या 20 मील? सभी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। सौभाग्यगढ़ यहाँ से 30 से 40 मील दूर है, तो तोप की आग 20 मील दूर से कैसे हो सकती है? चाचा बलदेव गहराई से झोंके। कोई गलती नहीं है, उन्होंने अंबिका नगर में कई गार्ड लड़ाइयों में भाग लिया था, तोप की आग से बहुत परिचित थे। अकेले आवाज से कोई बता सकता था कि यह एक 75 मिलीमीटर हौवित्जर था, शायद 2 तोपें। 20 मील दूर। गगन ने झोंका और कहा, क्या वह जगह नहीं है जहां हम पहले रुके थे? जैसे ही उसके शब्द गिरे, सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। हाँ, दिशा और दूरी पार्थ के परिवार के गढ़ की लगती है ना? लेकिन वहां से तोप की आग कैसे हो सकती है? क्या कोई पार्थ के परिवार के गढ़ पर हमला करने के लिए तोपों का उपयोग कर रहा है? कुछ ठीक नहीं है, मुझे बाहर जाकर जांच करनी होगी। चाचा बलदेव बोले, गुरदीप, सभी को जितनी जल्दी हो सके तहखाने में ले जाओ। गुरदीप एक पल के लिए झिझका, सिर हिलाया, ठीक है, मैं सबको सूचित करूंगा, तुम सावधान रहना। चाचा बलदेव, हम तुम्हारे साथ चलें? हाँ, जितने ज्यादा लोग उतना ही बेहतर, विशाल ने जल्दी से कहा। जरूरत नहीं, चाचा बलदेव ने सिर हिलाया, मैं बस स्थिति की जांच कर रहा हूँ, ज्यादा लोग मतलब पकड़े जाने का अधिक जोखिम। तब सावधान रहना, सुरक्षित रहना। सभी की तनावपूर्ण निगाहों के साथ चाचा बलदेव ने दूरबीन पकड़ी और जल्दी से गांव के फाटक की ओर बढ़े। उनके अंदर बेचैनी की एक तेज भावना बढ़ रही थी, 3 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तीव्र। क्या ये हो सकता है कि कोई वास्तव में पार्थ के परिवार के गढ़ पर हमला करने के लिए तोपों का उपयोग कर रहा हो? अगर ऐसा है, तो अगर वे पहले यहाँ नहीं चले जाते, तो अब क्या परिणाम होता? उन्होंने और अधिक सोचने की हिम्मत नहीं की, केवल सामने की ओर अपने कदम तेज किए। पार्थ वहां नहीं था, गढ़ की सुरक्षा उन पर थी। उन्होंने पार्थ से पार्थ के परिवार के गढ़ की रक्षा करने का वादा किया था। पार्थ के परिवार के गढ़ में ये पहले से ही एक खंडहर था, लपटें भड़क रही थीं, हर जगह धुआं उठ रहा था। 100 मीटर दूर 2 तोप के बैरल लाल गर्म लोहे की तरह लग रहे थे, तापमान भयावह था। साथ आए पहरेदारों ने इस दृश्य को देखकर खुशी का भाव दिखाया। पार्थ के परिवार का गढ़, ये हमारे सौभाग्य गढ़ का विरोध करने का परिणाम है। कप्तान दीपक को मारने की हिम्मत की। आप सभी यहीं दफन हो जाएंगे। हालांकि शौर्य सिंह के चेहरे पर उत्साह का कोई निशान नहीं था, उनके माथे कसकर झुके हुए थे, उनकी अभिव्यक्ति इतनी काली थी कि पानी टपक सकता था। कुछ ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। भले ही दोनों तोपों में जबरदस्त शक्ति थी, लेकिन कुछ गोलों की गोलाबारी से पार्थ के परिवार का गढ़ खंडहर में बदल जाना चाहिए था, लेकिन एक भी जीवित व्यक्ति क्यों नहीं है? भले ही वे मलबे में दब गए हों, कुछ चीखें तो होनी चाहिए, है ना? लेकिन शुरू से अंत तक ये गढ़ भयानक रूप से शांत था। चचेरे भाई, आपको भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? करण की आवाज आई। तोप की आग के दूसरे दौर के बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बहुत शांत, मानव आवाज का एक संकेत भी नहीं, और तीसरे और चौथे दौर के बाद जब तक तोप की आग बंद नहीं हुई, मुझे गढ़ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। शौर्य सिंह ने अपने होंठ चाटे, क्या तुम कह रहे हो कि यह गढ़ खाली है? करण चुप था। अगर यह खाली है, तो यह सिर्फ एक व्यर्थ यात्रा नहीं है, वे अंबिका नगर में हिसाब भी नहीं दे पाएंगे। चचेरे भाई, मैं लोगों को अंदर ले जाकर देखूंगा, शायद वे सभी बेहोश हो गए हों, इसलिए कोई आवाज नहीं है। हम सावधान रहना, शौर्य सिंह ने चेतावनी दी। ठीक है। करण ने 3 या 4 भारी हथियारों से लैस टीमों का नेतृत्व किया, ढही हुई दीवारों पर कदम रखा, गढ़ में प्रवेश किया। चट चट, आग उनके चारों ओर जल रही थी, लगातार चटकने की आवाजें। करण ने हवा को सूंघा, झुलसने की गंध के अलावा कोई अन्य सुगंध नहीं थी, जिससे उसका माथा और गहरा झोंका। ऐसी गोलाबारी के तहत निश्चित रूप से कुछ मरेंगे, लेकिन हवा में खून का एक निशान क्यों नहीं है? आसपास के खंडहरों में न तो टूटे हुए अंग, न ही टुकड़े, यहाँ तक कि खून की एक बूंद भी नहीं। क्या वे सभी तहखाने में छिप गए होंगे? नहीं, यह असंभव है, जब तक कि उनके पास दूरदर्शिता न हो, और इतने कम समय में वे कैसे प्रबंधन कर सकते थे? ये सोचते हुए करण चिल्लाया, सभी अच्छी तरह से खोजो, किसी भी कोने को अछूता मत छोड़ो। हाँ, सभी ने जवाब दिया, मलबे के माध्यम से खोज रहे थे। कप्तान, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। कप्तान, मुझे भी नहीं। कप्तान, मैंने एक तहखाना खोजा, लेकिन अंदर कोई नहीं है। मेरी तरफ भी कुछ नहीं। जल्द ही सभी दिशाओं से रिपोर्टें गूंज उठीं। प्रत्येक रिपोर्ट के साथ करण की अभिव्यक्ति गहरी होती गई। सबूतों से पता चला कि उसका अंतर्ज्ञान सही हो सकता है, जगह वास्तव में खाली थी। कप्तान, हमने हर जगह खोज लिया है, जीवित बचे लोग भी नहीं, और दीवारें और मलबा साफ हैं, खून का एक धब्बा भी नहीं। 3 या 4 टीमें एकत्रित हुईं। उनकी आंखों में भ्रम और डर था। एक साहसी व्यक्ति ने पूछा, कप्तान, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कभी कोई था ही नहीं? वातावरण शांत हो गया। सभी ने सावधानी से करण के चेहरे को देखा। ये बेतुका लग रहा था, लेकिन तथ्य ऐसा ही लग रहा था। अन्यथा इतने लंबे समय तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ क्यों नहीं मिला? चलो बाहर जाकर चर्चा करते हैं। करण ने बोलने वाले की ओर देखा, जो काम गया, अपना सिर अपने पेट में छिपाने की इच्छा कर रहा था। चचेरे भाई, कुछ मिला? गढ़ के बाहर करण को खाली हाथ लौटते हुए देखकर शौर्य सिंह को एक अस्पष्ट अनुमान था, लेकिन फिर भी आशा की एक झलक थी। करण ने सिर हिलाया, चेहरा गंभीर था। चचेरे भाई, यह एक खाली गढ़ है। शौर्य सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। हमने हर जगह जांच की है, खून का एक कण भी नहीं। करण ने गहरी सांस ली, संभवतः वे बहुत पहले ही निकल गए थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। चचेरे भाई, ये सब बुरी खबर नहीं है। करण झिझका, कम से कम ये साबित करता है कि कप्तान दीपक को पार्थ के परिवार के गढ़ ने मारा था, अन्यथा वे अपराधबोध में भाग नहीं जाते, सभी को अपने साथ ले जाते। वे कमीने। शौर्य सिंह गुस्से में दांत पीसने लगे।
इस बिंदु पर यह कहने से क्या अच्छा होगा, वह इन शब्दों को उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता था, है ना? हत्यारे को पकड़े बिना वह हिसाब नहीं दे सकता था। अचानक एक उज्ज्वल विचार उनके दिमाग में आया, जिससे खुशी की एक झलक मिली। चचेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा समूह कहाँ जाएगा? करण चौंक गया। चचेरे भाई, क्या तुम्हारा मतलब है कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे? बेशक, शौर्य सिंह ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस दुनिया में छोटे समूहों को भी आश्रय मुश्किल से मिलता है, 100 लोगों का तो कहना ही क्या, शायद अभी भी आसपास ही हों। करण ने गहरी सांस ली। चचेरे भाई सही कह रहे हैं, समूह को आसपास ही होना चाहिए और उन्हें समायोजित करने में सक्षम कुछ ही स्थान है, एक एक करके खोजना मुश्किल नहीं है। चचेरे भाई, निकटतम बड़ा गढ़ जोयागढ़ है। अगर पार्थ के परिवार के गढ़ के लोग चले गए तो उन्होंने शायद वही चुना होगा, भले ही वे न हो, हम जोया बंधुओं से सुराग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जोयागढ़ से शुरू करो। शौर्य सिंह ने गहरी सांस ली, अपनी घड़ी की जांच की। समय बीत रहा था, उन्हें आज ही दोषियों को पकड़ना होगा या बहुत देर हो जाएगी। क्या तुमने इस गढ़ पर बमबारी की? अचानक उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। आवाज सुनकर शौर्य सिंह के माथे तुरंत झुके। वह किस तरह का सवाल था? अगर उन्होंने विस्फोट नहीं किया तो किसने किया? मुख्य बात यह थी कि कब ये किसी और की बारी बन गई कि वह उनकी बातचीत में टांग गड़ाए। लहजा भी कठोर था, बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहा था। करण को हालांकि अपनी पीठ पर एक ठंडक महसूस हुई। वह सहज रूप से मुड़ा और जो उसने अपने सामने देखा उसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। लाशें, हर जगह लाशें थीं। उनके साथ आए लगभग 100 पहरेदार सभी बेतरतीब ढंग से जमीन पर पड़े थे। उनमें से प्रत्येक की गर्दन पर एक भयावह घाव था और खून लगातार बह रहा था। लगभग 100 लोग, सभी मर चुके थे। मृत्यु में इतना शांत, एक भी गोली या विस्फोट नहीं हुआ। डर की एक अभूतपूर्व भावना समुद्र की तरह उन पर छा गई, उन्हें पूरी तरह से डुबो दिया। करण ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, अपने सामने इविल घोस्ट मास्क पहने व्यक्ति को देख रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था, सोचने में असमर्थ था। उसके दिमाग में केवल एक वाक्य बार बार गूंज रहा था, यह आदमी यहाँ कब आया? चचेरे भाई, शौर्य सिंह को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर मुड़ा तुरंत एक मदहोशी में गिर गया। पार्थ ने उन दोनों को देखा। वह भी तोपों की आवाज से जाग गया था। 2 शॉट सुनने के बाद उसने दिशा की पुष्टि की, ये पार्थ के परिवार के घर से था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। पार्थ के परिवार के गढ़ की दिशा से तोप की आवाज क्यों आ रही थी, लेकिन आधार में निष्क्रिय रूप से बैठना उसकी शैली नहीं थी, इसलिए उसने दूसरों को सतर्क किए बिना अंबिका नगर से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रयास किया और जल्दी से ऊपर आया। फिर उसने आग को आसमान में भड़कते हुए, दर्जनों आकृतियों को वीरान पार्थ के परिवार के गढ़ में खोजते हुए देखा और उसके दिल में क्रोध का एक उछाल आया। निस्संदेह, अगर गढ़ के लोग पार्थ के परिवार के किले में नहीं चले जाते तो अब तक भारी हताहत होता, केवल मुट्ठी भर भाग्यशाली लोग ही बचते। इस प्रकार जैसे ही गढ़ से वे लोग बाहर आए, उसने उन सभी को मार डाला, केवल इन 2 को छोड़कर जो नेता लग रहे थे। इस क्षण वातावरण भयावह रूप से शांत था। तुम लोगों ने गढ़ को उड़ा दिया, है ना? मुझे जवाब दो, पार्थ ने फिर पूछा। हाँ हाँ, शौर्य सिंह हकलाया। उनके सामने का आदमी, जिसने उन्हें बिना पता चले लगभग 100 लोगों को मार डाला था, आसानी से उन्हें भी मार सकता था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह एक घातक सवाल था। स्वीकार करने का मतलब मौत होगा, लेकिन इनकार करने से तेज मौत होगी, खासकर उन 2 तोपों के साथ। वहीं तुमने गढ़ को क्यों उड़ा दिया? शौर्य सिंह दंग रह गया। करण की नजर पार्थ के पीछे धनुष पर पड़ी और वह चिल्लाया, तुम पार्थ के परिवार के गढ़ से हो? फूंक, एक स्पष्ट आवाज। करण ने अपनी गर्दन को पकड़ लिया, उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें पार्थ की ओर देखते हुए सदमे से भरी थीं। हाँ, मास्क पहने यह व्यक्ति पार्थ के परिवार के गढ़ का दिव्य शूटर होना चाहिए, लेकिन विजय के अनुसार क्या यह आदमी मांसपेशी शोधन के शुरुआती चरण में नहीं होना चाहिए था? दरअसल ये शक्ति, क्या यह मांसपेशी शोधन थी? कम से कम प्रवेश बल, शायद एक शक्तिशाली योद्धा भी। धड़ाम, करण का शरीर भारी पड़ गया, जल्द ही उसकी सांसें रुक गईं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, समझे? पार्थ ने करण की लाश से अपनी नजर हटाई और शौर्य सिंह पर टिका दी। हाँ, मैं समझता हूं। शौर्य सिंह ने तेजी से सिर हिलाया, पत्ती की तरह कांप रहा था। कप्तान दीपक का हत्यारा मिल गया था, ठीक उसके सामने, लेकिन उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, केवल अंतहीन पछतावा। अगर उसे पता होता तो वह खुद नहीं आता। अब जब उसे पता चला कि हत्यारा पार्थ के परिवार के घर से है, तो उसे जागृत योद्धाओं को संभालने देना चाहिए था, है ना? बोलो, तुमने मेरे गढ़ को क्यों उड़ा दिया? अपनी पहचान उजागर होने पर पार्थ ने सब कुछ स्पष्ट करने का फैसला किया। शौर्य सिंह की पुतलियां सिकुड़ गईं, फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने ही कप्तान दीपक को मारा था, है ना? पार्थ ने जवाब नहीं दिया। शौर्य सिंह ने आह भरी, कप्तान दीपक जोया परिवार से था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे उससे क्या शिकायतें थीं, लेकिन उसे मारने से हम बहुत अजीब स्थिति में आ गए। अगर हम उसके शरीर के साथ अंबिका नगर लौटते तो हमारे पास समझाने का कोई तरीका नहीं होता। इससे भी बदतर, हम उसके भाई द्वारा मारे जाने का जोखिम उठाते। इसलिए मैं तुम्हें पकड़ने के लिए लोगों को यहाँ लाया। दुर्भाग्य से हमने तुम्हारी ताकत को कम आंका, बच्चे। चूंकि मैं अब तुम्हारी दया पर हूँ, जो चाहो सो करो। तुमने क्यों सोचा कि मैंने कप्तान दीपक को मारा? पार्थ ने पूछा। क्या कोई जीवित बचा होगा? शौर्य सिंह ने एक कड़वी मुस्कान दी और घटनाओं को सुनाया। बच्चे, ये पूरी कहानी है। हमारी तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। मेरे चचेरे भाई, हाँ, जिसे तुमने अभी मारा, को पता था कि तुमने डाकुओं के घोड़े लिए थे, लेकिन वह अछूता था। ये दर्शाता है कि वह कितना सीधा था। मैं महान होने का दावा नहीं करता, लेकिन ये जानकर मैं भी वही चुनता। हालांकि उसने गहरी आह भरी, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन तुमने कप्तान दीपक को मार डाला।
हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हत्यारे के बिना हम बर्बाद हो जाते। आह, अगर तुम मुझे मारने का फैसला करते हो तो कर दो। मुझे तुमसे नफरत नहीं होगी। शौर्य सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह मरना नहीं चाहता था, फिर भी उसके सामने का आदमी इतना क्रूर था। दया की भीख मांगना काम नहीं करेगा, इसलिए भावनात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए पीछे हटना बेहतर लगा। क्या होगा अगर वह बच गया? पार्थ ने अपनी भौहें चढ़ाईं। जीवन की ऐसी अनिश्चितता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मेघा की जानकारी करण तक पहुंचेगी। भले ही मेघा को पता था वह तुरंत करण को निशाना नहीं बना सकता था। कुछ दृष्टिकोणों को देखते हुए करण बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उनके रुख अलग थे। कप्तान दीपक को मारना खुद और अपने आसपास के लोगों के लिए अस्तित्व सुनिश्चित करना था। सौभाग्यगढ़ के लोगों ने गढ़ पर गोलाबारी की ताकि वे उसे पकड़ सकें और वे बच सकें। कोई सही या गलत नहीं था। इस प्रकार वह दयालु नहीं होगा। लेकिन परेशान करने वाला हिस्सा यह था कि सौभाग्यगढ़ में कई लोग इसके बारे में जानते थे। भले ही उसने वहां सभी को चुप करा दिया, जोया परिवार को पता चलेगा। तुम आग को कागज में नहीं लपेट सकते। जोया परिवार को जल्द या बाद में पता चल जाएगा। इसके अलावा वह ऐसा अमानवीय काम नहीं कर सकता था। जागृत योद्धा आखिरकार आएंगे। अगर ऐसा था, पार्थ की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। अगर ऐसा था तो वह उन जागृत योद्धाओं का सामना आमने सामने करेगा। वह देखना चाहता था कि वह अब उसी स्तर के जागृत योद्धाओं की तुलना में कैसा है। उस व्यक्ति से शुरू करके जिसका नाम दीपक था। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। शौर्य सिंह की आंखें खुली रह गईं, खुशी और आशंका का मिश्रित भाव। बच्चे, सच में तुम सचमुच मुझे जाने दोगे? चिंता मत करो, वापस जाने के बाद मैं यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं सौभाग्यगढ़ छोड़ दूंगा और गुमनामी में रहूंगा। लेकिन तुम, बच्चे, यह आखिरकार देवेंद्र तक पहुंच जाएगा। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें बेहतर तैयारी करनी चाहिए। पार्थ अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसा। इस आदमी का अभिनय वास्तव में प्रभावशाली था, लेकिन वह एक बात में दृढ़ता से विश्वास करता था, दुश्मन पर दया करना खुद पर क्रूरता है। मेरा व्यवसाय तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारे पास उस जागृत योद्धा का संपर्क नंबर होना चाहिए, है ना? शौर्य सिंह ठिठक गया, फिर सिर हिलाया। हाँ, क्यों? उसे अभी फोन करो और कहो कि उसका भाई मर चुका है। उसे सौभाग्यगढ़ जल्दी आने के लिए कहो और मेरा उल्लेख मत करना, अन्यथा तुम परिणाम जानते हो। पार्थ ने अपने हाथ में खंजर लहराया। करो, फोन छोड़ दो और तुम जा सकते हो। शौर्य सिंह की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह जल्दी से पार्थ का इरादा समझ गया। वह देवेंद्र पर घात लगाकर हमला करना चाहता था और उसे मारना चाहता था। पलटवार करना चतुर था, लेकिन क्या उसने विचार किया था कि वह एक जागृत योद्धा था? एक योद्धा कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वे एक जागृत योद्धा से मजबूत हो सकते हैं? निश्चित रूप से वह पार्थ को याद नहीं दिलाएगा, इसके बजाय देवेंद्र के जल्द आने की कामना करेगा। आखिरकार हत्यारे को खोजने के लिए उसने अपने चचेरे भाई को खो दिया था। सौभाग्यगढ़ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और देवेंद्र उसे ज्यादा सजा नहीं देगा। ठीक है बच्चे, मैं करूंगा, लेकिन क्या तुम अपना वादा रखोगे और मुझे जाने दोगे? उसने बेचैनी से पूछा। तुमने खुद कहा हमारे बस अलग अलग रुख हैं। अगर मैं तुम्हें जाने देता हूं तो तुम मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हो? पार्थ ने तिरस्कार पूर्वक कहा। हाँ हाँ। शौर्य सिंह बहुत खुश था। हाँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जागृत योद्धा द्वारा मारे जाने के बाद मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को खत्म करने के लिए लोगों को लाऊंगा। उसे फोन करो, याद रखना, कोई चाल नहीं। पार्थ ने कहा। कोई चाल नहीं, कोई चाल नहीं। शौर्य सिंह ने अपना फोन निकाला, कांपते हुए देवेंद्र का नंबर ढूंढा और स्पीकर पर रखकर कॉल किया। रिंग रिंग रिंग। आवाज ने शौर्य सिंह के दिल की धड़कन तेज कर दी। अगर हत्यारे की नजर नहीं होती तो वह कॉल नहीं करता। पार्थ ने गहरी सांस ली। रिंग रिंग। कुछ सेकंड के बाद कॉल कनेक्ट हो गया और एक कठोर आवाज आई। शौर्य सिंह, मेरा समय मूल्यवान है। तुम्हारे अगले शब्द सार्थक होने चाहिए या मैं सौभाग्यगढ़ का नाम बदल सकता हूं। आवाज ने शौर्य सिंह को पीला कर दिया और तेजी से पसीना आने लगा। क्या कहना है? ये वास्तव में मूल्यवान जानकारी थी, लेकिन उसे चिंता थी कि यह उसके लिए बहुत चौंकाने वाली हो सकती है। अगले ही क्षण सौरभ हेलोंग ने एक ठंडी नजर को अपने ऊपर पड़ते महसूस किया। सामने भेड़िया और पीछे बाघ के बीच फंसा हुआ इस नकाबपोश आदमी की बातों को मानने से बचने का शायद एक पतला मौका मिल जाए, पर उनका उल्लंघन करने पर तुरंत विनाश निश्चित था। उसने दांत पीसे, मन कड़ा किया और हिम्मत जुटाकर कहा, लॉर्ड गुवान, मैं आपको एक बहुत बुरी खबर बताना चाहता हूं। आपको बेहतर होगा कि तैयार रहें। क्या? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज धीमी हो गई। एक ही शब्द बाहर निकला। बोलो। आपके भाई कैप्टन गुवान देवेंद्र, वह मर चुके हैं। वातावरण अचानक शांत हो गया। समय जैसे उसी पल जम गया। लेकिन पार्थ जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। सौरभ हेलोंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, फिर भी वह किसी तरह पार्थ को एक कड़वी मुस्कान देने में कामयाब रहा, मानो कह रहा हो, छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए सचमुच तलवार की धार पर चल रहा हूं, बाद में तुम मुझे जाने देना। क्या कहा तुमने? एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद फोन के दूसरे सिरे से क्रोध से भरी आवाज फूट पड़ी। सौरभ हेलोंग, क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हें अपने शब्दों को व्यवस्थित करने का एक और मौका देता हूं। सौरभ हेलोंग इतना डर गया कि उसकी नाक और आंखों से आंसू बहने लगे। एक मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसे अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के कितने भी मौके मिलते, सब बेकार था। लॉर्ड गुवान, मैं भी आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज सुबह किसी को कैप्टन गुवान का शव एक आवासीय इमारत में मिला। मैंने कई बार पुष्टि की, ये वास्तव में कैप्टन गुवान का ही शव है। लॉर्ड गुवान, मेरा हर शब्द सच है, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह रोते और सिसकते हुए बोला। यह आदमी, इसकी एक्टिंग वाकई कमाल की है।
शव स्पष्ट रूप से पिछली रात मिला था, लेकिन इसका झूठ सच जैसा लग रहा है। पार्थ की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, जिससे समस्या को पूरी तरह खत्म करने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। सौरभ है लॉन्ग। फोन पर मौजूद व्यक्ति दहाड़ उठा, जिससे ज्वालामुखी फटने जैसा आभास हुआ। मुझे फिर से बताओ, वह शव किसका है? एक धड़ाम के साथ सौरभ हेलोंग डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लगातार गिड़गिड़ाता रहा और दया की भीख मांगता रहा। लॉर्ड गुवान, मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मैं सच में नहीं चाहता था। लॉर्ड गुवान, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। वह सचमुच दहशत में था। कोई कल्पना कर सकता है, अगर वह आज सुबह सीधे शव लेकर आता तो गुवान देवराज के गुस्से में उसे टुकड़ों में फाड़ दिया जाता। लॉर्ड गुवान, मेरा हर शब्द सच है, लॉर्ड गुवान। दूसरी ओर अचानक चुप्पी छा गई। एक पल बाद हड्डी तक ठंड पहुंचाने वाली आवाज फिर से गूंजी। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे बताओ, उसे किसने मारा? हत्यारा कहाँ है? क्या तुमने उन्हें पकड़ा? नहीं। सौरभ हेलोंग हकलाया। शव पहले ही सड़ चुका था। उसकी हत्या हुए 3 दिन हो चुके हैं। हत्यारा तो बहुत पहले भाग गया और घटनास्थल पर कोई निशान नहीं छोड़ा। लॉर्ड गुवान, मैंने सचमुच अपनी पूरी कोशिश की, लॉर्ड गुवान। अच्छा, सौरभ हेलोंग, तुमने शानदार काम किया। गुवान देवराज गुस्से में हंसते हुए बोला, मेरा भाई, मेरा सगा भाई तुम्हारी जगह पर मरा 3 दिन पहले। जब तक तुमने उसे ढूंढा तब तक शव सड़ चुका था। अब 3 दिन बीत चुके हैं और तुम्हें अभी तक हत्यारे का पता नहीं चला। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना। अगर मुझे पता चला कि मेरे पहुंचने पर तुम वहां नहीं थे तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके इतना कहने के बाद लाइन कट गई। सौरभ हेलोंग पसीने से तरबतर था, जैसे अभी पानी से निकला हो। उसने पार्थ को एक दयनीय मुस्कान दी और कहा, छोटे भाई, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या तुमने सुना उसने अभी क्या कहा? अगर मैं दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाऊं तो भी वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह मुझे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देगा। माफ करना। पार्थ ने धीरे से आह भरी। फिर छुरी की एक चमक। तुम। सौरभ हेलोंग ने अपनी गर्दन पकड़ी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। क्यों? ये तय हुआ था कि अगर उसने काम कर दिया तो उसे जाने दिया जाएगा। मेरे हाथ से मरना गुवान देवराज द्वारा पकड़े जाने और टुकड़े टुकड़े किए जाने से बेहतर है। कम से कम यह उतना दर्दनाक नहीं होगा, पार्थ ने धीरे से कहा। छपक। सौरभ हेलोंग के मुंह से खून निकला और वह जमीन पर गिर गया, गतिहीन। ये स्पष्ट नहीं था कि वह दम घुटने से मरा या गुस्से से। पार्थ ने अपनी कटार रखी और दूर देखा। जल्द ही एक लंगड़ाती हुई आकृति पास आई। छोटे पार्थ, तुम ठीक हो? वह व्यक्ति और कोई नहीं, चाचा बलदेव थे। वह पार्थ से पहले आ गए थे और इसलिए उन्होंने घटनाओं को होते हुए देखा था। हालांकि वह बीच में आना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने पार्थ को सूक्ष्मता से सिर हिलाते देखा तो वह वहीं रुक गए। मैं ठीक हूँ, चाचा बलदेव। पार्थ ने अपना नकाब उतारा। चाचा बलदेव ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पार्थ को देखा। उनकी सहज बुद्धि ने बताया कि कुछ ही दिनों में पार्थ और भी मजबूत हो गया है, खासकर जिस तरह से उसने पहले गार्डों से निपटा, इतनी तेजी से कि चाचा बलदेव भी ठीक से देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर वे सच में लड़ते तो वह पार्थ के सामने एक भी राउंड नहीं टिक पाते। छोटे पार्थ, वास्तव में क्या हो रहा है? क्या ये सौभाग्यगढ़ के लोग हैं? उनके बारे में क्या? चाचा बलदेव, संक्षेप में, मैंने गुवान देवेंद्र को मारा, ये बात सामने आ गई है। सौभाग्यगढ़ के ये लोग उसी के कारण आए थे। सौभाग्यगढ़ में बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं और अंबिका नगर में जागरूकों को भी पता चलने में बस समय की बात है। इसलिए मैंने इस आदमी से गुवान देवेंद्र के भाई गुवान देवराज को फोन करवाया। अगर सब ठीक रहा तो वह जल्द ही अपने लोगों के साथ सौभाग्यगढ़ आएगा। पार्थ ने जल्दी से समझाया। छोटे पार्थ, तुम। चाचा बलदेव का दिल गले तक आ गया। तो अब पार्थ आगे क्या करने की योजना बना रहा था? हाँ, मैं उससे सीधे टक्कर लेने की योजना बना रहा हूँ। पार्थ ने उन्हें एक छोटी सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं अब नाड़ी शोधन योद्धा बन चुका हूँ। नाड़ी शोधन? चाचा बलदेव का मुंह खुला रह गया। हालांकि वह कुछ हद तक तैयार थे, फिर भी पार्थ से ये शब्द सुनकर वह पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने देह दृढ़ क्षेत्र से पार्थ का एक नाड़ी शोधन योद्धा बनने तक का उल्कापिंड जैसा उदय देखा था। अभी के लिए बस इतना ही, ज्यादा समय नहीं है। पार्थ ने अपना नकाब वापस पहना, अपना लंबा धनुष उठाया और कहा, मेरी चिंता मत करो चाचा बलदेव। जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है। तुम वापस जाओ और मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। वैसे यहाँ जो हुआ उसे मेरे पिताजी और बाकी लोगों से छिपा कर रखना। इतना कहकर वह नजर से ओझल हो गया। छोटे पार्थ, सावधान रहना। चाचा बलदेव की आंखें नम हो गईं जब उन्होंने उस दिशा में देखा जहां पार्थ गायब हुआ था। उनके मन में अनिच्छा भरी थी। सी स्तर के जागृत अंबिका नगर में सबसे दुर्जय प्राणी थे। हर एक से निपटना बेहद मुश्किल था, खासकर गुवान देवराज, जो योद्धाओं को बच्चों के खेल की तरह नियंत्रित करता था। इसलिए उसके अलावा उसके पास प्रारंभिक बल योद्धाओं का एक वफादार समूह था। क्या पार्थ अकेले उसका मुकाबला कर पाएगा? उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, यह विचार करते हुए कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए। एक पल बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि अगर वह साथ गए तो वह केवल बोझ बनेंगे। शायद वह केवल सफलता के लिए प्रार्थना कर सकते थे। पार्थ के परिवार के गढ़ में चौकीदार मीनार पर 2 या 3 आकृतियां बिना पलक झपकाए एक दूरबीन से दूर देख रही थीं। दुर्भाग्य से दूरबीन की सीमा सीमित थी, अंतहीन जंगल से परे और कुछ नहीं था। चाचा बलदेव को गए इतना समय हो गया, क्या तुम्हें लगता है उनके साथ कुछ हुआ होगा? किसी ने दरवाजे के पीछे से चिंता से पूछा। नहीं, पुराने बलदेव हम सब में सबसे अच्छे हैं। वह इतने सावधान हैं, उनके साथ कुछ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बस थोड़ा इंतजार करो, वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी।
वह मुझे दिख रहे हैं, वह वापस आ रहे हैं। तभी चौकीदार मीनार से एक खुशी भरी आवाज गूंजी। क्या बलदेव ठीक हैं? क्या वह घायल हैं? गुरदीप ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, वह पहले जैसे ही दिख रहे हैं, अभी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही ये शब्द गिरे, दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। चाचा बलदेव को सुरक्षित वापस देखकर गुरदीप, गौरव और बाकी सबने राहत की सांस ली और चारों ओर जमा हो गए। पुराने बलदेव, क्या हुआ? क्या वह तोपखाना हमारे पुराने गांव से था? उनकी आंखों में चिंता देखकर चाचा बलदेव को पार्थ के जाने से पहले के शब्द याद आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने पहले गलत सुना था। तोप सौभाग्यगढ़ के गार्डों द्वारा लक्ष्य अभ्यास के दौरान दागी गई थी। लक्ष्य हमारे पास थे, इसलिए आवाज जोर से आई। तो ऐसी बात है, भगवान का शुक्र है। मुझे लगा कि कोई हमारे पार्थ के परिवार के गढ़ पर हमला करने के लिए तोपों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, किस तरह की दुश्मनी उस ओर ले जाएगी। हम बस यही चर्चा कर रहे थे कि अगर हम नहीं हटे होते तो अब हम बर्बाद हो जाते। हा हा हा, पता चला कि यह झूठा अलार्म था। मैं सबको वापस बुलाने जाता हूँ, विशाल ने उत्सुकता से कहा। सब लोग चलो साथ चलते हैं, विश्वजीत हंसे। हम, चाचा बलदेव ने सिर हिलाया, अंदर ही अंदर आह भरते हुए। दरअसल चाहे वह सबको बाहर बुलाते या नहीं, परिणाम वही होता। अगर पार्थ जीता तो सब खुश होते। अगर पार्थ हार गया और जागरूक जांच करने आए तो छिपने से किसी को मदद नहीं मिलती। बेशक गढ़ में लोगों को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी, इससे केवल अनावश्यक घबराहट ही होती। पुराने बलदेव, क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? विश्वजीत ने वापस जाते समय अचानक पूछा। गुरदीप और बाकी लोग चौंक गए। भाई, तुम्हें कैसे पता चला? विशाल ने उलझन में पूछा। क्या तुमने उसकी लाल आंखें नहीं देखी? विश्वजीत ने मुड़कर पूछा। हाँ, ऐसा लगता तो है, गौरव ने भौहें चढ़ाईं। क्या इसका मतलब है ये वैसा नहीं है जैसा उसने कहा? वास्तव में क्या हो रहा है? वह हमसे क्यों छिपाएगा? हम सब यहाँ करीब हैं, क्या कुछ ऐसा है जो वह हमें बता नहीं सकता? वे मदद किए बिना पूछ नहीं सके। मुझे नहीं पता, शायद उसके अपने कारण हैं। विश्वजीत कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह निश्चित रूप से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो बस वही करते हैं जो उसने कहा। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन आखिरकार सिर हिलाया। क्रैक, शांत कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी। एक चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में फोन को कुचल दिया। उसकी आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। सौरभ हेलोंग, एक हिसाब किताब लगाने वाला, ने सोचा कि एक साधारण फोन कॉल उसके गुस्से को खत्म कर सकता है और सौभाग्यगढ़ पहुंचने पर उसकी जान बचा सकता है। संभव ही नहीं। अगर उसका भाई सच में मर गया था तो सौभाग्यगढ़ में हर कोई उसके साथ दफन हो जाएगा। इस विचार के साथ उसने अपना सिर उठाया और बाहर की ओर चिल्लाया, कोई आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर से एक सम्मानजनक आवाज सुनी गई। सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सबको इकट्ठा करो और हथियारों के साथ आंगन में जमा हो जाओ। समझ गया। 1 मिनट से भी कम समय में 6 आदमी आंगन में खड़े थे। उनमें प्रवीण भी था, जो पहले पार्थ से मिल चुका था। उन छहों ने अपनी आंखों में प्रत्याशा के साथ आगे देखा। जल्द ही कदमों की आवाज पास आई और गुवान देवराज बाहर निकला। सर, सब यहाँ हैं। क्या आपके लिए कोई आदेश है? मुखिया व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। केवल वही नहीं, बल्कि बाकी पांचों की भी वही नजर थी, जैसे उन्मादी अनुयायी अपने आदर्श को देख रहे हों। गुवान देवराज ने मौजूद 6 लोगों पर एक नजर डाली और हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि वह भी एक जागरूक था, कड़ाई से कहें तो वह मुकाबला करने वाला प्रकार नहीं था। हालांकि वह उन गैर मुकाबला जागरूकों की तुलना में अधिक भाग्यशाली था। उसकी महाशक्ति मन नियंत्रण थी। 6 आदमी योद्धा थे जिन्हें उसने सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया था। हर एक नाड़ी शोधन योद्धा था और कुछ तो नाड़ी शोधन के मध्यम चरण में भी थे। सभी ठंडे हथियारों में निपुण और युद्ध में दुर्जय थे। अंबिका नगर में अन्य सी स्तर के जागरूकों को भी काफी खतरा होगा अगर इनमें से कोई भी करीब आ जाए। लेकिन ये आदमी उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। उसकी आज्ञा पर बिना किसी हिचकिचाहट के मरने को तैयार थे। इसे एक सम्मान मानते थे। अच्छा, उसने एक शब्द कहा, फिर एक दूर की हवेली पर नजर डाली। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई मर चुका है। हालांकि सौरभ हेलोंग में 10 हिम्मत भी नहीं होती कि वह ऐसी बात पर झूठ बोलता। इसलिए उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। अगर उसे सौभाग्यगढ़ पहुंचने पर देवेंद्र मरा हुआ मिला तो वह निस्संदेह सौरभ हेलोंग और उसके समूह को मार डालेगा और फिर हत्यारे की पहचान निकालने के लिए मेघा की बहन की तलाश करेगा। फिर उसके भाई को मारने वाले आदमी को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकाला जाएगा और उसे दर्द में जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। सौभाग्यगढ़ के लिए निकलो। जी हुजूर, 6 पुरुषों ने एक साथ जवाब दिया। किसी ने नहीं पूछा कि वे क्या करने जा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका एकमात्र कर्तव्य बिना शर्त अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना था। 6 आकृतियां गुवान देवराज को घेरकर पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर गईं। इस बीच पहाड़ की चोटी पर एक कड़े पहरे वाली हवेली में, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को भी रोक रखा था, दूसरी मंजिल पर सफेद बालों वाली एक बूढ़ी महिला एक बड़ी फर्श से छत तक की खिड़की से देख रही थी। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस ओर जा रहे थे। जल्द ही उसकी आंखों में प्रत्याशा दिखाई दी। शायद थोड़े ही समय में वह अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर लेगी। गुवान देवराज और उसके आदमियों की आकृतियां अविश्वसनीय रूप से तेजी से चलीं। पलक झपकते ही वे शहर के दरवाजे से बाहर निकल गए थे, दूर की ओर बढ़ते हुए। समूह के पीछे प्रवीण ने एक बार पीछे देखा, इससे पहले कि वह फिर से ध्यान केंद्रित करता। ठीक है, उस आदमी को थोड़ी देर और जीने दो, जल्द ही वह वापस आ जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय में समूह ने लगभग आधी दूरी तय कर ली थी। ये देखकर कि वे लगभग सौभाग्यगढ़ पहुंच चुके थे, गुवान देवराज का दिल और अधिक आशंकित हो गया।
उसे उम्मीद की एक झलक महसूस हुई। क्या होगा अगर सौरभ हेलोंग उससे झूठ बोल रहा हो? हालांकि इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन क्या होगा अगर? क्या होगा अगर? तभी उसका पूरा शरीर तन गया, उसके भीतर अत्यधिक खतरे की भावना उमड़ पड़ी। शून्य। बाईं ओर की हवा हिल गई। लगभग 2 मीटर लंबा, 2 अंगुल मोटा एक तीर उसकी ओर चला, गरज की गति लिए एक काली धारी। चट, एक कुरकुरी आवाज। तीर और गुवान देवराज के शरीर के संपर्क सतह पर एक मोटी सुरक्षात्मक ढाल दिखाई दी, जो तीर को रोके हुए थी। वह क्या है? दूर से पार्थ ने आश्चर्य से देखा। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि जिस व्यक्ति को प्रवीण और अन्य लोग बीच में बचा रहे थे, वह गुवान देवराज ही होना चाहिए, और पहले उसी पर निशाना साधा था। हालांकि प्रतीत होता है कि निश्चित है तीर को एक सुरक्षात्मक ढाल जैसी वस्तु ने रोक दिया था। सर, लॉर्ड गुवान। आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा, उनके चेहरे सदमे और घबराहट से भरे थे। उन्होंने ये पता नहीं लगाया था कि तीर कहाँ या कब दागा गया था, केवल तभी ध्यान दिया जब वह करीब आया। तीरंदाज को मार डालो। गुवान देवराज ने दांत पीसे अपनी छाती पर तेजी से घूमते हुए तीर को पकड़ा और एक दहाड़ के साथ उसे एक तरफ फेंक दिया। ये सोचने के लिए कि उसके पास ऐसे साधन हैं। पार्थ ने उपहास किया, 3 और तीर निकाले और उन्हें गुवान देवराज पर साधा। वह देखना चाहता था कि प्रतिद्वंद्वी कितने तीरों को रोक सकता है। एक जोरदार दरार के साथ तीरों ने पल भर में 1000 मीटर की दूरी तय कर ली। सर, सामने के 2 आदमियों ने पार्थ की हरकत देखी, लेकिन इससे पहले कि वे बोल पाते, तीर उन पर आ गए। क्या? गुवान देवराज की पलकें तेजी से फड़फड़ाईं, उसके भीतर आने वाले संकट की एक मजबूत भावना बढ़ी। उसने और झिझका नहीं, चुपचाप 2 शब्द बुदबुदाए और अगले ही पल वह मौके से गायब हो गया। शून्य। तीरों ने हवा को छेदा, दूर तक उड़ते हुए गया। पार्थ ने माथे पर बल डाला। चाचा बलदेव ने कहा था कि जागरूकों के पास दूरसंचार आइटम हो सकते हैं, जिसका मतलब है। लॉर्ड गुवान, किसी ने चिल्लाया। घबराओ मत, लॉर्ड केवल अस्थायी रूप से एक सुरक्षित जगह पर पीछे हट गए हैं। अब हमारी बारी है कार्रवाई करने की और उस आदमी को मारने की, मुखिया आदमी ने कहा। भाई रुई सही कह रहे हैं, उस आदमी को मरना चाहिए। 6 पुरुषों ने दूर पार्थ पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी आंखें भारी नफरत से भरी थीं। लॉर्ड गुवान के तुरुप के पत्ते के लिए धन्यवाद, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। वह आदमी आसपास ही होना चाहिए, दूर नहीं गया है। पार्थ ने सोचा। प्रतिद्वंद्वी की पहले की प्रतिक्रिया की गति को देखते हुए वह उन नाड़ी शोधन योद्धाओं से ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ असाधारण वस्तुएं थीं। उसे जल्दी से उसे ढूंढना होगा, अन्यथा आज की योजना विफल हो जाएगी। जहां तक उन नाड़ी शोधन योद्धाओं का सवाल है, उन्हें अभी के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है। वह पहले उत्तर की ओर बढ़ा क्योंकि वह दिशा अंबिका नगर की ओर ले जाती थी। आमतौर पर खतरे से पीछे हटते समय ये चुनाव होगा। उसे मारो। 6 नाड़ी शोधन योद्धाओं ने पार्थ को अपनी ओर आने की हिम्मत करते देखा, गुस्सा उमड़ पड़ा और उन्होंने पागलपन में अपनी सच्ची शक्ति का इस्तेमाल किया, पीछा करते हुए। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए पार्थ की गति चौंकाने वाली रूप से तेज थी और पलक झपकते ही वह गायब हो गया था। उत्तर में 5 किलोमीटर दूर गुवान देवराज अकेला एक मैदान पर खड़ा था, अभी भी सदमे में। वह लगभग तीर से मारा गया था। सांस लेने के बाद उसने हाथ बढ़ाया, अपनी छाती पर एक सफेद लटकन पकड़ी, उसके चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति थी। ये लटकन पहले से ही आधा टूटा हुआ और धुंधला, कोई साधारण नहीं था, बल्कि एक रक्षक तत्व जागरूक द्वारा बनाया गया एक सुरक्षात्मक तावीज था। जब पहनने वाले पर हमला किया जाता था, तो ये हमलों को दूर करने के लिए एक ढाल उत्पन्न करता था। ये लटकन मूल रूप से 5 कुलीन स्तर के भयंकर जानवर के हमलों को झेल सकता था। एसोसिएशन से उच्च कीमत पर खरीदा गया था, अब तक अप्रयुक्त। लेकिन उस एक तीर ने इसे आधे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर एक और तीर लगा होता। उसके पीठ पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। शुक्र है उसके पास अभी भी एक दूरसंचार लटकन था, अन्यथा वह खत्म हो गया होता। वह आदमी कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा था? क्या ये हो सकता है? जैसे ही गुवान देवराज ने विचार किया, उसने अचानक ऊपर देखा, एक आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। क्या? उसकी आंखों में डर कौंध गया। असंभव, उसने 5 किलोमीटर दूर संचार किया था, फिर भी इस आदमी ने उसे 3 सेकंड से भी कम समय में ढूंढ लिया। जाओ। अगले ही पल उसने फिर से दूरसंचार बुदबुदाया। 5 किलोमीटर दूर दिखाई दिया। उसने फिर दांत पीसे और एक बार फिर दूरसंचार किया। उसका दूसरा लटकन पाउडर में बदल गया, हवा में बिखर गया। भागने की कोशिश कर रहा है। पार्थ भी गुस्से में था। 5 किलोमीटर दूर संचार, हाँ। अगले ही पल उसने अपनी सच्ची शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खपाया, अपनी चपलता को तिगुना कर दिया। 5000 चपलता बिंदुओं से 15000 तक, वह लगभग 9000 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ा। लगभग एक पल में वह पकड़ लिया। क्या? गुवान देवराज ने पीछे देखा, उसका सदमा शब्दों से परे था। उसने 10 किलोमीटर दूर संचार किया था। यह आदमी पहले से भी तेज क्यों मिला? अगले ही पल पार्थ उसके बगल में दिखाई दिया, अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार। वह इस बिल्ली और चूहे के खेल से थक गया था। गुवान देवराज की आंखों में डर कौंध गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि उसे मारा जाने वाला है, लेकिन उसका जैड लटकन अभी भी 2 कुलीन स्तर के भयंकर जानवर के हमलों को रोक सकता था। ये व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे उन शक्तिशाली कुलीन स्तर के भयंकर जानवरों से मजबूत हो सकते थे? तो ये वार निश्चित रूप से रोका जाएगा, और भले ही ये केवल 0.1 सेकंड के लिए देरी करे, यह उसकी कमजोर आध्यात्मिक शक्ति को भेदने और उसे मारने के लिए पर्याप्त होगा। ये प्रतिद्वंद्वी द्वारा दिया गया एक अवसर था, क्योंकि उसके पास और दूरसंचार नहीं था। अगर बाद वाला तीर का इस्तेमाल जारी रखता तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। एक पल बाद एक खटाक के साथ पार्थ का वार ढाल से टकराया, चिंगारियां उड़ गईं। हालांकि उसी समय एक अदृश्य शक्ति उसके मन की ओर बढ़ी। पार्थ ने कुछ महसूस किया, प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए भौहें चढ़ाईं।
दूसरे की मुस्कान जम गई, फिर एक छींटे के साथ उसने खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आध्यात्मिक प्रतिक्रिया, तुम एक जागरूक हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आत्मा प्रतिक्रिया की गंभीरता अलग अलग होती है और इस बार यह एक बड़ी ऊर्जा की कमी है। जाहिर है उसके सामने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये कैसे संभव है? नहीं, पार्थ ने कहा और जोर लगाया। इस बार कटार आखिरकार सुरक्षात्मक ढाल को काटते हुए प्रतिद्वंद्वी के गले पर वार कर गई। खांसी खांसी। गुवान देवराज ने अपनी फुहार मारती गर्दन को पकड़ा, उसकी आंखें पार्थ को घूर रही थीं। जागरूक नहीं, और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ऊंची है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? लेकिन लानत है, उसने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही है, दुनिया घूम रही है। वह निच्छुक था, वह एक जागरूक था। वह यहाँ इतनी अनजाने में कैसे मर सकता था, ये भी जाने बिना कि उसे किसने मारा। एक भारी धमाका के साथ गुवान देवराज का शरीर जमीन पर गिरा। आखिरकार उसे मार ही डाला। पार्थ ने लंबी सांस ली। गुवान नाम के इस व्यक्ति की ताकत औसत थी, लेकिन उसके पास खुद को बचाने के बहुत सारे साधन थे, खासकर तत्काल दूरसंचार। क्या भविष्य में मुझे मिलने वाले सभी जागरूकों के पास ये चीजें होंगी? उसने माथे पर बल डाला। ये बहुत संभावना थी। इस आदमी की महाशक्ति मन नियंत्रण थी, जो उसके लिए बेकार थी। लेकिन अगर उसे इन वस्तुओं के साथ एक लड़ाकू प्रकार का जागरूक मिलता, तो यह अविश्वसनीय रूप से परेशानी भरा होता। एक एक कदम उठाओ, पार्थ ने खुद से सोचा। उसकी आंखें गुवान देवराज के शरीर पर पड़ीं। निस्संदेह इस आदमी के पास अंतरिक्ष वस्तुएं होनी चाहिए और अंदर निश्चित रूप से कई अच्छी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ समस्या आती है, वह नहीं जानता था कि अंतरिक्ष वस्तु कौन सी थी और उसे कैसे खोलना है। मैं वापस जाकर मेघा से पूछूंगा और देखूंगा कि क्या उसके पास कोई समाधान है। इस बीच बस कुछ ही किलोमीटर दूर प्रवीण के नेतृत्व में 6 लोग इस जगह की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। क्या स्थिति है? वह आदमी अचानक कैसे गायब हो गया? हाँ, मैंने स्पष्ट रूप से उसे हमारी ओर आते देखा था। क्या उसके पास भी तत्काल दूरसंचार आइटम हो सकते हैं? क्या लॉर्ड गुवान मुसीबत में नहीं होंगे? बकवास मत करो, विजय ने बोलने वाले व्यक्ति को घूर कर कहा। तत्काल दूरसंचार आइटम कोई ऐसी चीज नहीं है जो साधारण लोग रख सकें। इसके अलावा लॉर्ड गुवान के पास जो तुरुप के पत्ते हैं, वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। भले ही उस आदमी ने पकड़ लिया हो, वह लॉर्ड गुवान का क्या बिगाड़ सकता है? ये सही है, प्रवीण ने कहा। वैसे मैं उस आदमी को जानता हूँ। उसके पास बिल्कुल भी तत्काल दूरसंचार आइटम नहीं हो सकता। क्या तुम उसे जानते हो? प्रवीण, तुम धनुष और तीर का इस्तेमाल करने वाले आदमी को जानते हो? तुम्हें कैसे पता? बाकी लोगों ने तेजी से पूछा। वह अंबिका नगर मार्शल आर्ट्स शाखा संघ से है। प्रवीण ने उपहास किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह केवल एक प्रारंभिक बल योद्धा होना चाहिए, बस धनुष और तीर में अधिक कुशल। अच्छा, ये सुनकर बाकी लोगों को बहुत राहत महसूस हुई। तो वह मार्शल आर्ट्स शाखा संघ से है। दरअसल प्रवीण के जोर देने के बिना वे ये भी जानते थे कि दूसरा पक्ष एक प्रारंभिक बल योद्धा था। आखिरकार क्या अंबिका नगर शाखा एक नाड़ी शोधन योद्धा पैदा कर सकती थी? यहां तक कि एक रूपांतरण बल योद्धा पैदा करना भी असंभव था। लेकिन वह आदमी कैसे गायब हो गया? उनके दिलों पर एक छाया मंडरा गई। उसी क्षण दूर एक आकृति दिखाई दी। वह कौन है? समूह ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह आदमी है, और उसके बगल में वह लॉर्ड गुवान है। उसने लॉर्ड गुवान को मार डाला। समूह ने यह दृश्य देखा, उनकी आंखें खून से लाल हो गईं, और प्रत्येक ने अपने मुंह में एक अमृत डाला। फिर उनकी गति बढ़ गई जैसे वे पार्थ की ओर भागे। विजय मध्यम चरण नाड़ी शोधन योद्धा होने के नाते सबसे तेज था। मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था, पार्थ ने उपहास किया। अपनी जमीन पर खड़ा रहा और अपना धनुष खींचा, उस पर एक तीर चलाया। क्या? विजय चौंक गया। वह पहले ही एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर चुका था, अपनी गति और शक्ति दोनों को दोगुना कर चुका था, फिर भी वह तीर की गति नहीं देख पाया। इसके अलावा उसने महसूस किया कि वह लॉक हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, बचने में असमर्थ है। तुम मुझे मारना चाहते हो? असंभव। वह अंदर ही अंदर दहाड़ा, अपनी छाती को ढंकने के लिए अपनी सच्ची शक्ति को तेजी से जुटा रहा था। उसकी आंखें खून से लाल थीं, आगे घूर रही थीं। वह एक मध्यम चरण नाड़ी शोधन योद्धा था। प्रकाश की काली धारी पल भर में आ गई और हिंसक हवा के झोंकों से उसका चेहरा झुलस गया। अगले ही पल एक फुफकार के साथ तीर सच्ची शक्ति से आर पार हो गया, मांस को फाड़ते हुए, और विशाल गतिज ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को उड़ा दिया। विजय विजय ये देखकर बाकी पांचों हक्के बक्के रह गए। विजय उनमें सबसे मजबूत था, एक मध्यम चरण नाड़ी शोधन योद्धा, और उसे इस आदमी ने एक तीर से मार डाला। एक नाड़ी शोधन योद्धा से एक चीख निकली, जैसे उसे एक ट्रक से मारा गया हो, पीछे की ओर उड़ते हुए। एक और चीख आई। बाकी बचे 2 नाड़ी शोधन योद्धाओं ने प्रवीण की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, इतनी तेज तीरंदाजी कौशल के साथ क्या तुम्हें यकीन है कि वह एक प्रारंभिक बल योद्धा है? प्रवीण का माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। वह लंबे समय से महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आजकल एक प्रारंभिक बल योद्धा एक नाड़ी शोधन योद्धा को एक तीर से कैसे मार सकता है? लेकिन अगर दूसरा भी एक नाड़ी शोधन योद्धा था, तो इसका कोई मतलब नहीं था। अंबिका नगर शाखा में एक नाड़ी शोधन योद्धा कैसे हो सकता था? दुर्भाग्य से पार्थ ने उन्हें ज्यादा समय देने का इरादा नहीं किया। 2 तीर दागे गए, प्रवीण को छोड़कर बाकी बचे 2 भी हवा में उड़ा दिए गए। पार्थ ने अपना तीर प्रवीण पर साधा। समय उस पल जम गया। प्रवीण ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि दूसरे ने उसे शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। दया की भीख मांगना। इस आदमी ने जागरूकों को मारने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से उसे नहीं बख्शेगा। लेकिन भागना, वह कैसे भाग सकता था? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने दांत पीसे और पार्थ की ओर भागा।
वाकई एक आदमी, पार्थ बुदबुदाया, एक तीर चलाया और प्रवीण का शरीर पीछे की ओर उड़ा, हवा में मर गया। आसपास देखकर पुष्टि करने के बाद कि कोई जीवित नहीं बचा है, पार्थ ने आखिरकार अंबिका नगर की ओर देखा। यहाँ का मामला खत्म हो गया लग रहा था, लेकिन यह संभवतः बस शुरुआत थी। शुक्र है, इस लड़ाई के माध्यम से उसने कुछ बातों का पता लगाया। इन जागरूकों का शारीरिक गठन उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना कल्पना की गई थी। बेशक ये भी संभव था कि गोवान देवराज एक लड़ाकू प्रकार का जागरूक नहीं था। मुख्य बात यह थी कि उनके पास विभिन्न आइटम थे, रक्षात्मक और दूरसंचार प्रकार के। उन्हें तुरंत मारना बहुत मुश्किल था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आक्रामक आइटम भी हो सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जागरूक संघ कहा जाता है। उसने आह भरी, जमीन पर पड़े शवों की ओर चलते हुए। ये लोग असली मध्यम चरण नाड़ी शोधन योद्धा थे। हालांकि उनके आइटम गोवान देवराज के जितने मूल्यवान नहीं हो सकते थे, वह जो कुछ भी हासिल कर सकता था उसका उपयोग कर सकता था। वह सबसे करीब के शव की ओर बढ़ा, जेब में हाथ डाला और अमृत की 2 बोतलें निकालीं। सच्ची शक्ति की गोलियां। पार्थ ने बोतलों पर 3 अक्षरों को देखा, कुछ हैरान हुआ। उसे याद आया कि जब उन लोगों ने उसे ढूंढा था तो उन सभी ने अपने मुंह में एक अमृत डाला था और उनकी ताकत बढ़ गई थी। सबसे अधिक संभावना इन सच्ची शक्ति की गोलियों के कारण उनकी सच्ची शक्ति की भरपाई हो रही थी। उन्होंने बस इसे लिया था, इसलिए यह जहरीला नहीं होना चाहिए। पार्थ ने एक गोली निकाली। सच्ची शक्ति की गोली, शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोली के आकार के समान, सुनहरी पीली और चमकदार थी। उसने इसे निगल लिया। क्यूई रक्त गोली के विपरीत सच्ची शक्ति की गोली उसके पेट में एक ठंडी सनसनी लाए, उसकी कम हो चुकी सच्ची शक्ति के बहाल होने के संकेत के साथ। लेकिन फिर सभी संकेत गायब हो गए। निम्न श्रेणी की सच्ची शक्ति की गोली का सेवन किया गया। संभावित अंक 100,000 से बढ़े। उसके दिमाग में एक संदेश चमका, 100,000 संभावित अंक। पार्थ ने राहत की सांस ली। एक शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोली की कीमत 100,000 थी और एक निम्न श्रेणी की सच्ची शक्ति की गोली की कीमत भी 100,000 थी। पूर्व ने 80,000 संभावित अंक प्रदान किए और बाद वाले ने 100,000, 20,000 का अंतर, जो स्वीकार्य था। बेशक अगर यह एक मध्यम श्रेणी की सच्ची शक्ति की गोली होती तो अंतर बहुत बड़ा होता, कम से कम 3 गुना अधिक से शुरू होता। उसने सच्ची शक्ति की गोलियों की 2 बोतलें जेब में रख लीं और शवों की तलाशी शुरू कर दी। कुछ विविध आइटम मिले जिसमें एक गुप्त मैनुअल भी शामिल था। आदिम कौशल, एक हृदय विधि। पार्थ खुश हो गया। वर्तमान में आंतरिक सच्ची शक्ति को बढ़ाने के केवल 2 ज्ञात तरीके थे, 8 असाधारण मेरिडियन को तोड़ना और एक आंतरिक शक्ति हृदय विधि के साथ खेती करना। उसने पहले ही एक का अभ्यास कर लिया था। यह सत्यापित करने का इरादा था कि क्या विभिन्न आंतरिक शक्ति हृदय विधियां योद्धाओं की आंतरिक सच्ची शक्ति के लिए ढेर हो सकती हैं। इसके साथ वह वापस जाने के बाद इसका परीक्षण कर सकता था। अगर वे ढेर नहीं हो सकते तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर वे ढेर हो सकते हैं, पार्थ ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंतरिक सच्ची शक्ति एक भयानक स्तर तक पहुंच सकती थी। खेती तकनीक को संग्रहित करते हुए उसने तलाशी जारी रखी और पुष्टि की कि कुछ भी नहीं छूटा है। फिर दूसरे शव की ओर बढ़ा। जल्द ही उसे सच्ची शक्ति की गोलियों की एक और बोतल और 2 और गुप्त मैनुअल मिले। पार्थ रोमांचित था और पहले वाले को देखा। यह एक हल्का कौशल था जिसका नाम तूफान कदम था। पार्थ ने सिर हिलाया। उसने कल ही अपनी शरीर तकनीक को काफी बढ़ाया था जिसका अब उपयोग किया जा सकता था। मेरे कुछ योगदान अंक बच गए। उसने अगले पर नजर डाली। यह क्या है? वह हैरान था क्योंकि यह एक मार्शल आर्ट मैनुअल नहीं था बल्कि एक रसायन गोली फॉर्मूला था, एक क्यूई रक्त गोली फॉर्मूला। ये तो मेरे पास पहले से ही है। पार्थ ने माथे पर बल डाला लेकिन जिज्ञासा से खोला। यह मुझे जो पता है उससे कुछ अलग लगता है। पार्थ ने कुछ और पन्ने पलटे। वास्तव में समानताएं थी लेकिन अंतर भी थे। उसने अपनी कौशल पट्टी को देखा और एक नया कौशल देखकर हैरान रह गया। ठीक यही क्यूई रक्त गोली शोधन तकनीक। शायद मुझे इसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पार्थ ने सोचा, शायद विस्फोटक मार्शल आर्ट तकनीकों की तरह ये भी एक बार सिद्ध होने पर विलय हो सकते हैं। अगर वह संभव होता तो शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों के उत्पादन की संभावना काफी बढ़ जानी चाहिए। एक भट्टी में एक शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोली 5 या 6 मध्यम श्रेणी वालों के लायक है। मुख्यालय के मूल्यांकन कर्मियों के आने से पहले 2 दिन बाकी हैं। अगर वह इस दौरान अधिक शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों को परिष्कृत कर सकता है तो यह एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। पार्थ ने सावधानीपूर्वक 2 गुप्त मैनुअल संग्रहित किए और लाइन में अगले व्यक्ति की ओर चला गया। थोड़ी देर टटोलने के बाद उसे सच्ची शक्ति की गोलियों की एक बोतल और क्यूई रक्त गोलियों की एक और बोतल मिली। ये कुछ अप्रत्याशित था लेकिन क्यूई रक्त गोलियां किसी भी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए मददगार थी, अलग अलग डिग्री तक। ढक्कन खोलकर उन्हें सूंघा तो पाया कि यह शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों की एक बोतल थी। मैं चाचा बलदेव को वापस जाकर शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों की यह बोतल दूंगा। उसे कुछ शर्म महसूस हुई। उसने लंबे समय से चाचा बलदेव को शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों की कुछ बोतलें देने का इरादा किया था। आखिरकार उसके लिए शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों को हासिल करना आसान था। फिर भी उसने उन सभी का सेवन खुद ही कर लिया। वह आगे बढ़ता रहा। ओह, एक और आंतरिक शक्ति हृदय विधि। पार्थ ने गुप्त मैनुअल पर 3 अक्षरों को देखा। एक श्वास तकनीक। मुझे आश्चर्य है कि क्या सच्ची शक्ति अनुपात को ढेर किया जा सकता है। अगर नहीं तो यह एक बड़ा नुकसान होगा। उसने खुद से बुदबुदाया और गुप्त मैनुअल को सच्ची शक्ति की गोलियों की 2 बोतलों के साथ एक अंतरिक्ष आइटम में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे उसका भाग्य खत्म हो गया था। अगले कुछ शवों में कोई मार्शल आर्ट गुप्त मैनुअल या सच्ची शक्ति की गोलियां नहीं थी, केवल कुछ तुच्छ आइटम थे। ये सामान्य है, पार्थ ने खुद से सोचा। आखिरकार चोम मेरिडियन को तोड़ने में बहुत सारी सच्ची शक्ति खप जाती है। अगर वह होता तो सच्ची शक्ति की गोलियों को प्राप्त करने पर वह सबसे पहले उन सभी का तुरंत सेवन कर लेता। एक अतिरिक्त एक्यू पॉइंट को भेदने से किसी की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है।
बेशक विशिष्ट नाड़ी शोधन योद्धाओं के लिए सच्ची शक्ति में गड़बड़ी होगी, अक्सर ठीक होने के लिए कई घंटे से लेकर पूरे दिन की आवश्यकता होती है। इससे उसे थोड़ा फायदा भी हुआ। ये शव। एक पल के विचार के बाद पार्थ ने उन सभी को लेने और उन्हें पार्थ के परिवार के गढ़ के प्रवेश द्वार पर शवों के साथ रखने का फैसला किया, फिर उन सभी को एक बार में जला दिया। बेशक उसने गुवान देवराज के शरीर को अभी के लिए रखा, अगर उन्हें फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के साथ अंतरिक्ष आइटम को अनलॉक करने की जरूरत पड़ी। उसने आसपास बिखरे हुए तीरों को बरामद किया और शवों को एक रस्सी से बांध दिया, फिर पुष्टि करने के बाद कि कोई भी आसपास नहीं था, तेजी से पार्थ के परिवार के गढ़ की ओर बढ़ा। कुछ ही पल बाद वह अब खंडहर गढ़ के सामने दिखाई दिया, जहां अभी भी लपटें भड़क रही थीं। एक हल्की आह के साथ पार्थ ने शवों को एक साथ ढेर कर दिया और एक सैन्य ट्रक से कुछ गैसोलीन निकाला, ढेर पर जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक दिया। एक शून के साथ लपटें कई मीटर ऊंची उठ गईं। फिर उसने गुवान देवराज का शरीर उठाया और पार्थ के परिवार के गढ़ की ओर चला गया। उसने मुख्य प्रवेश द्वार नहीं लिया, क्योंकि जितने कम लोगों को इसके बारे में पता होगा उतना अच्छा होगा। एक खाली घर ढूंढकर उसने गुवान देवराज का शरीर वहां रखा और फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर चला गया। हाँ, सांस छोड़ने और जोर लगाने की आवाज उस दिशा से आई, साथ ही हथियारों के टकराने की आवाज भी। जैसे ही पार्थ दिखाई दिया, सबने जो कुछ भी वे कर रहे थे उसे रोक दिया। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से भरे थे। छोटा पार्थ वापस आ गया। देखो, छोटा पार्थ वापस आ गया। सच में ये छोटा पार्थ है। हे भगवान, मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे लगा जैसे मैंने छोटे पार्थ को कई दिनों से नहीं देखा। कम से कम 4 से 5 दिन। बकवास, केवल 2 या 3 दिन हुए हैं। गुरदीप की आंखों में भी उत्साह दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्दी से इसे छिपा लिया। एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और कहा, छोटे पार्थ, तुम अंबिका नगर में इन कुछ दिनों से कैसे हो? क्या तुम सुरक्षित हो? पार्थ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पूछा, पिताजी, गढ़ में यहाँ चीजें कैसी हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। गुरदीप ने सिर हिलाया। जल्द ही अरुण और बाकी लोग चारों ओर जमा हो गए। हर कोई अंबिका नगर के बारे में पूछ रहा था। ये स्पष्ट था कि हर कोई शहर में जीवन के बारे में बहुत उत्सुक था। पार्थ ने हर सवाल का मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। बेशक अंबिका नगर पार्थ के परिवार के घर से बेहतर था, 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना बेहतर। लेकिन यहाँ की गर्मी अंबिका नगर में नहीं मिल सकती थी। अहम तभी एक बहुत ही परिचित खांसी की आवाज आई। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए? सबका शरीर कांप गया और वे अनिच्छा से बिखर गए। चाचा बलदेव। पार्थ ने आगे की आकृति पर थोड़ा मुस्कुराया। हम। चाचा बलदेव ने सिर हिलाया, उनकी आंखें संतोष से भरी थीं। पार्थ को सुरक्षित वापस देखकर उनके कंधों से आखिरकार एक वजन उतर गया। इसके अलावा चूंकि पार्थ यहाँ था, क्या इसका मतलब यह था कि गुवान उपनाम वाला जागरूक पहले से ही? उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। अगर ऐसा था तो पार्थ कितना भयानक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। पिताजी, मुझे चाचा बलदेव से थोड़ी बात करनी है। पार्थ मुस्कुराया। हम जाओ। गुरदीप समझदारी से मुस्कुराए। उन्हें एक हल्का अंदाजा था कि क्या हो रहा है। अगर वह गलत नहीं थे तो बलदेव शायद आज सुबह बाहर जाते समय छोटे पार्थ से मिले थे। प्रतीत होता है कि शांत दिनों को देखते हुए कौन जानता था कि कितनी कठिनाइयों को सहा गया था। उसने गहरी सांस ली और अपने हथियार के साथ वापस चला गया। ज्यादा दूर नहीं, गगन ने पार्थ की पीठ को देखा, चुपचाप अपना मन बना लिया। घर के अंदर दरवाजा बंद करके चाचा बलदेव अब अपनी उत्सुकता को और नियंत्रित नहीं कर सके और पूछा, क्या हुआ छोटे पार्थ? क्या गुवान उपनाम वाला आदमी आया? पार्थ ने सिर हिलाया और घटनाओं को विस्तार से सुनाया। सुनने के बाद चाचा बलदेव सदमे से परे थे। एक सुरक्षात्मक ढाल, तत्काल दूरसंचार, आध्यात्मिक हमला, इनमें से कोई भी दुर्जय था नहीं। अगर वह होते तो शायद उन्हें गुवान देवराज के तुरुप के पत्तों को मजबूर करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि गुवान देवराज के साथ 6 नाड़ी शोधन क्षेत्र के योद्धा उन्हें सैकड़ों बार मारने के लिए काफी होते। लेकिन पार्थ अकेले ने 7 को लिया और उन सभी को मार डाला। वह कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। सदमे के अलावा उसे संतोष भी महसूस हुआ। उसने पार्थ को कदम दर कदम बढ़ते हुए देखा था। वे गुरु और शिष्य नहीं थे, लेकिन उनका बंधन उससे मजबूत था। एक शिक्षक के लिए अपने छात्र को उनसे आगे निकलते हुए देखने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। टैप। एक हल्की आवाज। यह क्या है? चाचा बलदेव अचानक अपने विचारों से बाहर निकल आए। मेज पर छोटी बोतल को देखकर हैरान हुए। माफ करना चाचा बलदेव, मैं इस बार जल्दी में था और केवल शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियों की यह बोतल लाया। अगली बार जब मैं लौटूंगा तो और भी बेहतर अमृत लाऊंगा। पार्थ मुस्कुराया। जरूरत नहीं। चाचा बलदेव कड़वाहट से हंसे। शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियां पहले से ही बहुत अच्छी हैं। आखिरकार एक बोतल की कीमत 2 लाख है। जब वह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में थे तब भी एक खरीदना काफी दर्दनाक था। निश्चित रूप से उन्होंने और मना नहीं किया। चूंकि पार्थ एक नाड़ी शोधन योद्धा बन गया था, शीर्ष श्रेणी के क्यूई रक्त गोलियां उसके लिए ज्यादा काम की नहीं थीं। छोटे पार्थ, धन्यवाद। चाचा बलदेव आभारी थे। चाचा बलदेव, हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है ना? पार्थ ने सिर हिलाया। ये सुनकर चाचा बलदेव जोर से हंसे। हालांकि उनकी भौहें जल्द ही तंग गईं जब उन्होंने पार्थ को देखा। छोटे पार्थ, मैं जानता हूं कि यह सही समय नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए। चाचा बलदेव, तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो कि आज एक जागरूक को मारने के कारण घमंड और आत्मसंतुष्टि में ना आऊं, है ना? चाचा बलदेव ने राहत की सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम उस तरह के व्यक्ति नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें याद दिलाना जरूरी है। गुवान देवराज मजबूत था, एक नाड़ी शोधन योद्धा से कहीं ज्यादा मजबूत, लेकिन वह अंबिका नगर में बाकी कुछ सी स्तर के जागरूकों की तुलना में अभी भी कम था। चाचा बलदेव, यही एक कारण है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पार्थ ने सिर हिलाया। उन अन्य जागरूकों की क्षमताएं क्या हैं?
गुवान देवराज की मौत को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता था। मेघा की बहन को बचाने के लिए उसे आखिरकार इन लोगों से लड़ना ही होगा। सवाल ये था कि क्या वे उसे पहले ढूंढेंगे या वह उनके पास जाएगा। चाचा बलदेव ने गहरी सांस ली। अंबिका नगर में शीर्ष स्तर के जागरूकों में 4 हैं। सबसे दुर्जय यानमिन शहर का लॉर्ड है, जिसने ज्वाला महाशक्ति को जागृत किया। वह लंबी दूरी के हमलों के लिए तेजी से आग के गोले और आग के बम फेंक सकता है और अपने शरीर को आग के कवच या अपनी मुट्ठियों में लपेट सकता है। एक ही मुक्के से उच्च स्तर के भयंकर जानवरों को राख कर सकता है। अच्छा, पार्थ ने इस जानकारी पर आंखें सिकोड़ लीं। अगर यान मिन्ह के पास भी विभिन्न दुर्लभ आइटम थे तो उससे निपटना और भी मुश्किल होगा। दूसरा फोंग यून है। उसने एक शारीरिक महाशक्ति को जागृत किया जिससे वह अपने पूरे शरीर को धातु में बदल सकता है। कहा जाता है कि वह बिना खरोंच के 75 मिलीमीटर हॉवित्जर से सीधे हिट का सामना कर सकता है। यहाँ तक कि उच्च स्तर के भयंकर जानवर के हमले भी उसे गुदगुदी करते हैं। इसके अलावा चाचा बलदेव ने याद किया, वह यान मिन्ह के खिलाफ दर्जनों राउंड तक बिना गिरे अपनी जमीन पर टिक सकता है। तो यान मिन्ह अभी भी मजबूत है, पार्थ ने खुद से सोचा। तीसरा गुरुत्वाकर्षण महाशक्ति वाला एक जागरूक है। गुरुत्वाकर्षण। पार्थ चौंक गया। यह महाशक्ति असामान्य लग रही थी लेकिन निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। हाँ, 3 साल पहले पशु ज्वार के दौरान मैं शहर की दीवार पर खड़ा था और मैंने उसे अपना दाहिना हाथ ऊपर और नीचे करते हुए देखा, एक उच्च स्तर के भयंकर जानवर को गूदे में कुचलते हुए। यान मिन्ह भी उससे सावधान लग रहा था। पार्थ ने सिर हिलाया। ऐसा लगा कि इस गुरुत्वाकर्षण जागरूक की शक्ति यान मिन्ह शहर के लॉर्ड के बराबर थी और फोंग यून अपनी ताकत के बावजूद इन दोनों से कुछ कमजोर था। चौथा, पार्थ ने तेजी से फिर से ध्यान केंद्रित किया और पूरा ध्यान दिया। चौथा, चाचा बलदेव ने अपनी भौहें चढ़ाईं। कोई नहीं जानता कि उसकी महाशक्ति क्या है। मैंने किसी से नहीं सुना, वह बहुत रहस्यमय है। ओह, पार्थ हैरान था। क्या अंबिका नगर में कोई नहीं है जो उसकी शक्ति जानता हो? नहीं, चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। मैंने एसोसिएशन के प्रमुख से भी पूछा और वह भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि एसोसिएशन प्रमुख भी नहीं। पार्थ चौंक गया। वह 3 साल पहले की जानकारी थी। प्रमुख अब जान सकते हैं लेकिन यह अनिश्चित है। एक बात निश्चित थी, ये रहस्यमय व्यक्ति उन तीनों के बराबर होने के लिए दुर्जय होना चाहिए। और इतने लंबे समय के बाद भी किसी को उसकी शक्ति का पता न होना, इस बात का तात्पर्य है कि इसे देखने वाले अधिकांश लोग मर चुके होंगे। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।